हम्म। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा, ये जो लेक्चर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ऑब्वियसली रिवीजन पर्पस के लिए है फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। जो भी रिवीजन कराया जाएगा, जिस भी हेड का कराया जाएगा, वो सब आपके जो नोट्स आपने बना रखे हैं उसी से करवाया जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम के एक दिन पहले रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। आप चाहें तो केवल ये लेक्चर सुन के भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नोट्स आपकी कॉपी में वही की वही सीरीज़ में अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। हर रिवीजन के एंड में मैं उसका एक बड़ा क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको ओवरऑल उस हेड का या उस टॉपिक का जानकारी मिल जाएगा। तो एक सिंपल तरीका रखेंगे अपन, ताकि एग्ज़ाम के पहले जो वन डे रिवीजन का होता है वो वाला सीन अपन का रखेंगे। तो शुरुआत करते बेटा सबसे पहले हेड के साथ, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो एज़ यू नो कि सैलरी हेड का वेटेज एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा है, और एग्ज़ाम में हर बार ही क्वेश्चन आता है सैलरी का। टोटल इनकम में भी सैलरी के एडजस्टमेंट होते हैं, सेपरेटली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी सैलरी के एडजस्टमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन अपन ने खूब करे हुए हैं, खूब सारे क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं है। पर अभी हमारा डिस्कशन केवल है कि प्रोविजन को एक बार समअप करके रिवाइज कर सकें। तो शुरुआत करते बेटा, देखें सेक्शन जो है, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी हेड में सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 15 से लेकर 17 के बीच में कहीं जाकर ये सैलरी हेड चलता है। मतलब 15, 16, 17 मेन इसके सेक्शंस हैं जो कि अपन को डिस्कस करने होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सेक्शन 10 है उसके भी बहुत सारे एग्जामिशंस काम आते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले नॉर्मल चीज़ के साथ कि इस हेड में इनकम कब टैक्सेबल होती है, वो कौन सी कंडीशन है जिसे पूरा करने पे हम ये कह सकते हैं कि इस हेड में इनकम टैक्सेबल होगी। तो सभी को पता है अच्छी तरह से कि सैलरी इस हेड में, यानी कि कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगा। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जज करने के लिए अपन ने एक बात करी थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप तब माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज हो, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज हो। यानी कि अगर आप किसी के लिए काम करते हैं और बदले में अपना सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑफ सर्विसेज, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो मैं एज ए सीए की सर्विसेज कहीं पे कंपनी में नौकरी करके कंपनी को दे सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, सुबह 8 से लेकर शाम की 6 बजे तक का मेरा वर्किंग आवर्स है, तो 8 से लेकर 6 बजे तक मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी कंपनी में मेरी जिम्मेदारियां होगी, जो भी सर्विसेज वो मेरे से मांगेंगे, हो सकता है ऑडिट से रिलेटेड मांगे, हो सकता है टैक्सेशन से रिलेटेड मांगे, हो सकता है किसी और सेक्टर से रिलेटेड मांगे, फाइनेंस वगैरह से। तो अगर मैं अपनी सर्विसेज का टाइम बेचता हूँ, 8 से 6 का मतलब क्या हो गया कि 8 से 6 में जो मेरा बॉस बोलेगा वो काम मेरे को करना है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर बाई चांस मैं जॉब करने की बजाय दूसरे ऑप्शन में जाता हूं, यानी कि मैं अगर मान लेते हैं कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूं और मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो प्रैक्टिस में जब मैं अपनी सर्विसेज दूंगा तो मेरे क्लाइंट जब आएंगे तो मेरे से कोई ऑडिट का काम कराना चाहता है तो मैं ऑडिट का काम के पैसे लूंगा, कोई टैक्सेशन का काम कराना चाहता है मैं टैक्सेशन के काम के पैसे लूंगा। इस प्रकार का जब मैं सर्विसेज करता हूं तो उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज करा है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज के लिए जो पेमेंट मेरे को रिसीव होते हैं वो बीएनपी हेड में जाने वाले हैं, आप सभी को पता होगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के लिए जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं वो मेरे सैलरी हेड में आएंगे, क्योंकि जिससे पैसा मिल रहा है फिर वो मेरा एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडा होता है। तो इसी दौरान मैंने आपको कहा था कि ऐसी बहुत सारी सैलरीज इनकम होती है जो कि सैलरी होने के बावजूद इस हेड में टैक्सेबल नहीं होती। जैसे आपको याद हो, एमएलए और एमपी को मिलने वाली जो सैलरी होती है वो आईओएस में टैक्सेबल होती है। रीज़न इसका यही है कि सैलरी मिल रही है फिर भी आईओएस में क्यों टैक्सेबल हो रही है सर? क्योंकि पेयर पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, एमपी एमएलए किसी के एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सिमिलरली अगर अपन जज करें तो पार्टनरशिप फर्म से जब एज ए पार्टनर मुझे सैलरी मिलती है अपनी, तो आपको पता होगा वो बीएनपी हेड में आती है। सैलरी मिल रही है फिर भी बीएनपी हेड में आती है। रीज़न सब में वही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का अभाव है और इसीलिए वो इनकम सैलरी हेड में कवर नहीं हो रही है। ठीक है, फिर आगे हमारे सामने आता था कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी सैलरी टैक्सेबल है। सेक्शन 15 जो कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन भी है, इसको चार्जिंग सेक्शन कहते हैं सैलरी का। तो सेक्शन 15 के हिसाब से एक प्रीवियस ईयर में कितने टाइप की सैलरी टैक्सेबल होती है, तो जवाब आता है जो प्रीवियस ईयर में ड्यू सैलरी है, एडवांस सैलरी और अरियर ऑफ सैलरी। ड्यू सैलरी का मतलब क्या होता है? ऐसी सैलरी जो कि प्रीवियस ईयर में कमाई गई है, जो मैंने प्रीवियस ईयर में कमाई है वो मेरी ड्यू सैलरी होती है। कमाई कितनी सैलरी होती है वो डिपेंड करता है कितने महीने मैंने नौकरी करी है। तो जैसे मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैंने अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 जॉब करी, तो पूरे 12 महीने अगर मैंने जॉब करी तो मेरी ड्यू सैलरी 12 महीने की हो जाएगी, 12 इंटू जो भी मेरी तनख्वाह है। अगर मैंने 2021 में 8 महीने जॉब करी है तो 8 इंटू जो भी मेरी तनख्वाह वो मेरी ड्यू सैलरी हो जाएगी उस ईयर की, और वो उस ईयर में टैक्सेबल है, भले मुझे रिसीव हुई हो या नहीं हो। ये आपका पहला लॉजिक था।
दूसरा था एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है, ये ऐसी सैलरी है जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स की है पर करंट ईयर में रिसीव हो जाती है। यानी कि जैसे मैं 2021 में खड़ा हूँ और मुझे 21-22 की कोई सैलरी एडवांस में मिल जाती है, तो वो 21-22 की जो सैलरी एडवांस में मेरे को 2021 में मिल जाती है वो 2021 में ही टैक्सेबल कर दी जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर वो सैलरी फिर बाद में वापस टैक्सेबल होती है क्या? तो जवाब है नहीं होती। अगर पहले ड्यू बेसिस में टैक्सेबल होगी तो बाद में जब रिसीट होगी तो वापस से टैक्सेबल नहीं होती है। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर बेसिस में सैलरी टैक्सेबल होती है। और अरियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है ऐसी सैलरी जो कि पुराने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है पर पहले कभी टैक्सेबल नहीं हुई है। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सर पुराने समय की सैलरी पहले टैक्सेबल नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो फंड है वो तो कहता है कि अगर कोई सैलरी पहले कभी ड्यू हो चुकी है तो वो पहले टैक्सेबल हो चुकी है ड्यू बेसिस में, तो फिर ऐसे कैसे होगा कि बाद में जब वो टैक्सेबल नहीं हुई होगी पहले। तो आपको मैंने कहा था कि ऐसा एक ही केस में होता है जब वो सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज वाला केस होता है। तो जैसे याद करें एग्जाम्पल के लिए कि मानते हैं कि मैं 2021 फाइनेंशियल ईयर में खड़ा हूँ और मेरी 2021 फाइनेंशियल ईयर में तनख्वाह 40,000 रुपये से 50,000 रुपये हो गई 1 अप्रैल 20 के दिन। तो मेरी तनख्वाह 1 अप्रैल 20 को बढ़ा दी गई, 40,000 रुपये थी पहले, 50,000 रुपये महीना कर दी गई। पर वो जो 1 अप्रैल 20 को तनख्वाह 40,000 रुपये महीने की जगह 50,000 रुपये महीना हुई है, वो 1 अप्रैल 20 से करी है पर वो इफेक्टिव 1 अप्रैल 19 से कर दी है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मेरे को 1920 की भी वो 40 के हिसाब से मिली होगी 1920 में, जबकि तनख्वाह 50 के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, पर वो पता तो 1 अप्रैल 20 को लग रहा है। तो 1920 के भी 10 × 12 महीने के हिसाब से जो पैसे बनेंगे वो मेरे को 2021 में रिसीव होंगे। तो वो जो मेरे को पैसे रिसीव हुए उसको मैं कहता हूँ अरियर ऑफ सैलरी, क्योंकि उस पर पहले 1920 में टैक्स नहीं लगा था, क्योंकि 1920 का जब मैंने ड्यू सैलरी निकाला होगा तो वो 40 के हिसाब से निकाला होगा। तो वो जो 10 × 12 के हिसाब से मेरे को 2021 में 1920 का पैसा मिला वो अरियर ऑफ सैलरी, और वो 1920 का पैसा जरूर है पर टैक्सेबल 2021 में हो जाएगा। तो ये आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी होता है एक प्रीवियस ईयर में कितने टाइप की सैलरी टैक्सेबल होती है। एग्जाम्पल्स अपन ने इसके करे हुए हैं, आपके नोट्स में ही है वो। इसके बाद आपके सामने आता है सैलरी का मीनिंग क्या होता है। ये यूजलेस टॉपिक था, तो आपको मैंने कहा था कि सैलरी का मीनिंग केवल वो न समझना कि जो हर महीने तनख्वाह मिलती है। सैलरी वर्ड काफ़ी बड़ा है। सैलरी का मतलब होता है सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग सैलरी में इंक्लूड होता है आपको जो हर महीने तनख्वाह मिलती है, बेसिक पे जिसको कहते हैं, आपकी फीस, कमीशन, बोनस, पेंशन, अलाउंसेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, परक्यूसेट, ग्रेचुटी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, ये सब चीज़ें सैलरी में इंक्लूड होती है। इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग बताया था, जैसे कि पे स्केल का मीनिंग मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो मैंने कहा था सैलरी के अंदर आपके 2 टाइप के पे स्केल आपको मिल सकते हैं, एक को कहते हैं फिक्स पे स्केल और एक को कहते हैं ग्रेडेड पे स्केल। फिक्स पे स्केल में मतलब क्या होता है कि जब मेरी तनख्वाह लगती है तो जो तनख्वाह फिक्स की जाती है वो फिक्स ही रहती है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो वो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स नहीं होता, मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं होता, होगा नहीं होगा वो भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर बाई चांस मान लेते हैं कि फिक्स पे स्केल में मैं अपॉइंट हुआ और से फॉर एन एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2018 को मैं अपॉइंट हुआ 20,000 रुपये महीना में, तो 20,000 रुपये महीना मेरी अगर 1 अप्रैल 18 को तनख्वाह थी, तो जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अभी तक आपको मेरी तनख्वाह 20,000 ही मारनी है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ मेरी 2021 की इनकम क्या होगी बेटा बताइए, तो आप अभी भी 20 × 12 ही करेंगे। अब आप ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि अप्रैल 18 की तनख्वाह 20 है तो 20-21 में भी 20 ही रहेगी क्या, तो बिल्कुल रहेगी 20-21 में भी 20, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ ना बोले, क्योंकि फिक्स पे स्केल है। तो ऐसा आपका लॉजिक रहता है। और दूसरे टाइप का जो पे स्केल होता है वो आपका होता है ग्रेडेड पे स्केल। ग्रेडेड पे स्केल में आपको पता है कि पहले से डिसाइडेड होता है कि कुछ इंक्रीमेंट होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए 10,000, 500, 12,000, 1,000, 20,000, तो ये जो पे स्केल होता है इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं नौकरी करूंगा तो इनिशियली मेरी अपॉइंटमेंट 10,000 रुपये महीने के हिसाब से होगा। 1 साल बाद मेरी तनख्वाह 500 रुपये बढ़ जाएगी, 10,500 रुपये महीना हो जाएगी। फिर मेरी तनख्वाह 500 रुपये और बढ़ जाएगी, 11,000 हो जाएगी, जब तक कि 12,000 ना हो जाए। फिर 12,000 तनख्वाह होते ही 1,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट होगा, जब तक कि तनख्वाह 20,000 ना हो जाए। तो इस प्रकार से अपन ये कैलकुलेशन करते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवाई थी कि कैसे इसमें इनकम निकालनी है। टेक्निकली ग्रेडेड पे स्केल का जब सीन होता है तो हमें कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। चलिए, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर हमारी सैलरी से टीडीएस वगैरह कट के आता है, जैसे कि आपको पता ही है कि सैलरी में टीडीएस कटता है, सेक्शन 192 जो है उसमें साफ कहा गया है कि आपका टीडीएस कट के आएगा सैलरी से। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर सैलरी से टीडीएस कट के आता है तो क्या हमें वो इनकम फिर भी हमको अपनी इनकम में जोड़नी है क्या। मतलब मान लेते हैं सर कि मेरी इनकम 6 लाख रुपए है, उसमें से मान लेते हैं सर 70,000 रुपये टीडीएस काट लिया कंपनी ने, तो मेरे हाथों में 5,30,000 आ रहा है इन कैश।
तो मैं अपनी सैलरी की इनकम शो करूँ क्या अपनी टोटल इनकम निकालते वक्त, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी टीडीएस कट गया है। तो पहला जवाब आपको अच्छी तरह से पता है कि भले मेरी इनकम पे टीडीएस कट के आ जाए, पर जब मैं अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करता हूँ तो मेरे को वो इनकम भी शो करनी पड़ती है, भले उस इनकम पे टीडीएस कटा हो। ये लॉजिक आपको हमेशा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर टोटल इनकम निकालते वक्त भी वो इनकम शो करनी होती है जिसपे टीडीएस कट चुका है, तो इन दैट केस कितनी इनकम शो करनी है, जितना रुपए मेरे को रिसीव हो रहा है दैट इज नेट अमाउंट शो करना होता है कि ग्रॉस अमाउंट शो करना होता है। तो सभी को आपको पता है कि हमें ग्रॉस अमाउंट को शो करना होता है, मतलब कि 6 लाख रुपए जो हमारे मिले पूरे शो करने पड़ेंगे। फिर एक दिमाग में हमारे बात आती है कि सर ऐसा तो 6 लाख पे टीडीएस कट गया 70,000, फिर वापस से 6 लाख रुपए मैं टोटल इनकम में जोड़ लूंगा तो इस पर तो डबल टैक्स लग जाएगा क्या ऐसे करके। तो अपन ने बात करी थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब मैं टोटल इनकम में 6 लाख और अपनी दूसरी इनकम भी जोड़ के जब अपनी इनकम निकालूंगा और उसका टैक्स निकालूंगा तो उस टैक्स में से मैं अपना जो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड है वो सेट ऑफ कर लेता हूँ। तो ये आपका सिस्टम रहता है। ये सिस्टम मैंने हर वो इनकम में लागू करा था जिसपे टीडीएस कटा होता है। अगला टॉपिक हमारा रहता था फॉरगॉन ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। 2 वर्ड होते थे। तो फॉरगॉन ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि भैया सैलरी त्यागना, सरेंडर का भी मतलब नॉर्मली होता है सैलरी त्यागना। तो अगर कोई तनख्वाह मैं कमाता हूँ और अगर मैं उसको नहीं लेता, छोड़ देता हूँ, 1 आध महीने की काम करके तनख्वाह नहीं लेता या तनख्वाह लेता ही नहीं, हाँ मतलब वही छोड़ देता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो टैक्सेबल होगी? तो इसका जवाब मैंने आपको कहा था कि वो डिपेंड करेगा कि आपने जो तनख्वाह छोड़ी है वो कौन से टाइप की तनख्वाह है। अगर वो फॉरगॉन ऑफ सैलरी की कैटेगरी में आती है तब तो टैक्सेबल है, और अगर वो सरेंडर ऑफ सैलरी की कैटेगरी में आती है तो वो नॉट टैक्सेबल है। सरेंडर ऑफ सैलरी मतलब क्या होता है कि वो सरेंडर ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के अकॉर्डिंग जो सैलरी सरेंडर की जाती है उसको वो सरेंडर ऑफ सैलरी कहते हैं, और वो नॉट टैक्सेबल है। मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 2021 में आपने 12 मंथ काम करा 50,000 रुपये की तनख्वाह में, तो आपकी 6 लाख रुपए की ड्यू सैलरी होती है। अब उसमें नीचे लिख दिया कि 1 मंथ की सैलरी फॉरगोन कर दी। अब 1 मंथ की सैलरी भले ही फॉरगोन कर दी गई हो, आपको तो भी 6 लाख ही टैक्सेबल करने पूरे 12 महीने के। पर अगर नीचे लिख दिया 1 महीने की सैलरी सरेंडर कर दी एम्प्लॉई ने, तो आपको फिर इन दैट केस 6 लाख की जगह 5.5 लाख रुपए टैक्सेबल करनी, क्योंकि वो 1 महीने के टैक्सेबल नहीं होते। सैलरी ड्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अगर आप अपनी ड्यू सैलरी निकाल रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर में मार्च से फेब की सैलरी की टोटल मारेंगे, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई और अपनी प्रीवियस ईयर की ड्यू सैलरी निकाल रहे हैं तो आप अप्रैल से मार्च की सैलरी की टोटल मारेंगे। अगला टॉपिक फिर अपन ने बातचीत करी थी, आप याद करें अच्छी तरह से। अगला टॉपिक हमारे सामने था अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी, और अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी को मैंने आपके 2-3 कैटेगरी में बांट लिया था। एक मैंने आपको कहे थे फुली टैक्सेबल अलाउंस, एक मैंने आपको कहे थे एग्जेम्प्ट यानी कि पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और एक मैंने आपके नाम दिए थे नोटिफाइड अलाउंस, और एक मैंने आपको फिर नाम दिया था वो एचआरए वगैरह की बातचीत करी थी। तो सबसे पहले अगर अपन बातचीत करें तो टैक्सेबिलिटी अलाउंस में पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की अगर बात करें तो बहुत सारे अलाउंस जो फुली टैक्सेबल होते थे वो नाम आपके सामने है। मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर्वेंट, फैमिली, टिफिन, ओवर टाइम, टेलीफोन, नाइट ड्यूटी, सिटी कंपनसेंट्री, वार्डन, ट्रांसपोर्ट, ये सभी अलाउंसेस ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो कि फुली टैक्सेबल होते हैं। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में बेटा 2 कैटेगरी अपन ने बनाई थी। एक तो ऐसे अलाउंसेस होते थे जो कि एक्चुअल खर्चे तक एग्जेम्प्ट होते थे, 10-14 एक लगता था इस सेक्शन पे, यानी कि ऐसे अलाउंस जो एक्चुअल खर्चे तक एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने रुपए आपको मिलेंगे उसमें से जितने रुपए आपने खर्च कर दिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बचे हुए पैसे आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। तो वैसे में 6 अलाउंसेस के नाम हमारे सामने थे, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, यूनिफॉर्म और रिसर्च अलाउंस। तो ये 6 ऐसे अलाउंस है जो कि पार्टली टैक्सेबल होते हैं। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं कि मेरे को ट्रैवलिंग अलाउंस मिला 2,000 रुपये महीना और मैंने उसमें से 1,500 रुपये महीना खर्च कर दिया है, तो इन दैट केस मेरा टैक्सेबल 500 रुपये महीने ही रहेगा, ऐसा कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरे होते थे आपके टैक्स एग्जेम्प्ट अलाउंस में नोटिफाइड अलाउंस, जो कि एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते थे 10-14-2 के तहत। इसमें हमारे सामने जो मेन अलाउंस होते थे उसकी बात मैं करूँ तो पहला होता था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होता था। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप पीपल के लिए 3200 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, अप टू 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। अप टू है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ये मैक्सिमम एग्जामिशन है। अगर एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंस इससे कम होगा तो पूरे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एक्चुअल अलाउंस जो मिला होगा इससे ज़्यादा होगा तो 3200 रुपये तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ही मैंने आपको ये बात की थी कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर हैंडीकैप एम्प्लॉय के अलावा के एम्प्लॉय को मिलेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, ये आप नोट कर लेना। इसके बाद एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता था जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय को मिलता था, जैसे वो बसों के ड्राइवर वगैरह जो ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं उनके लिए जो अलाउंस मिलते थे उनके डेली खर्चों से निपटने के लिए, वो अलाउंस एग्जेम्प्ट होते थे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक तो 10,000 रुपये महीना होता था और एक 70% ऑफ अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर। ध्यान रखना ये अलग अलाउंस है बेटा, ये ड्राइवर वाला अलाउंस है, इसको कंफ्यूज ना करें आप, इसको मिक्स ना करें। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता था।
हिल एरिया अलाउंस, ये सब सारे फर्जी अलाउंसेस आते थे जो कि आपको मैंने लिखवाए थे, पर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये सारे अलाउंस ज़्यादा हमारे काम नहीं आते थे। ट्राइबल एरिया, कंपनसेंट्री फील्ड एरिया, मोडिफाइड फील्ड एरिया, काउंटर इंश्योरेंसी, ये आइलैंड अलाउंस 3250 पर मंथ, ये सब एक अलाउंसेस होते थे जो कि एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारे सामने जो अलाउंस आता था वो सबसे मेन अलाउंस होता था हमारा हाउस रेंट अलाउंस, सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस होता था। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता था बेटा कि हमारा जो बॉस है वो हमारे मकान के किराए के लिए हमें एक अलाउंसेस देता है, उससे हम हमारा मकान का किराया पे कर देते हैं। तो ये जो अलाउंस होता है ये 10-13 ए में एग्जाम्प्ट होता है। अब एग्जाम्प्ट कितना होता है, 3 अमाउंट हमें निकालने थे, तीनों में से कम एग्जाम्प्ट हो जाता था। पहला अमाउंट होता था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा होता था रेंट रिसीव माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा होता था 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी अगर जो मकान है वो मेट्रो सिटी में, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो ये अलाउंसेस आपके 3 लिमिट तक एग्जाम्प्ट होते थे। जब एचआरए की एग्जाम्पशन हम निकालते थे तो सैलरी में क्या क्या जोड़ना होता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था। तो एचआरए के लिए सैलरी में हम जोड़ते थे हमारा बेसिक पे प्लस हमारा डीए, जो कंडीशनल वाला डीए होता था। कंडीशनल डीए कौन सा डीए कहलाता था, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, कि अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम जोड़ते थे कमीशन ऑन टर्नओवर। इनके अलावा और कुछ भी हमें सैलरी में ऐड नहीं करना होता था फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए एग्जाम्पशन। फिर हमने बात करी थी एक मेन पॉइंट की जो एचआरए के एग्जाम्पशन है वो हमारी 4 बातों पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब है ऊपर के कानून से कि एचआरए के एग्जाम्पशन 4 पॉइंट में डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 है लोकेशन ऑफ द हाउस, एक एक्चुअल अमाउंट है, एक रेंट पेड है और एक हमारी जो सैलरी है। इन चारों पे डिपेंड है। तो अगर ये 4 फैक्टर्स पे हमारा एचआरए एग्जाम्पशन डिपेंड होता है, तो अगर इन फैक्टर्स में से किसी में भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें फिर एचआरए का एग्जाम्पशन प्रोपोर्शनेटली पार्ट ऑफ द मंथ में करना जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ था। एक क्वेश्चन आपका शीट में क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें कि हमने पार्ट ऑफ द मंथ के बेसिस में कैलकुलेशन करी थी। चलिए जी, अगले हमारे सामने आते थे एग्जाम्प्ट अलाउंसेस की कैटेगरी आती थी। एग्जाम्प्ट अलाउंसेस में अगर हम बात करें तो अपन एक तो अलाउंस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था जो 913 वाले एम्प्लॉय होते थे। अब 913 वाले कौन से एम्प्लॉय होते हैं ये बच्चा बच्चा जानता है और जानना चाहिए। 913 वाले कौन से एम्प्लॉय बेटा, वो जो गवर्नमेंट ने बाहर अपॉइंट करे हुए इंडियन सिटीजन्स जो आउट ऑफ इंडिया सर्विस करते हैं, वो जो 913 वाले एम्प्लॉय हैं उनको जो भी अलाउंसेस सरकार देगी वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होते हैं। 10(7) एप्लीकेबल होता है। ये अपन पहले से ही पढ़ चुके थे पिछले, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में अपन ये डिस्कस कर रखा होता था। इसके अलावा अलाउंस जो यूएनओ के द्वारा पे किए जाते थे वो एग्जाम्प्ट होते हैं, और समट्यूरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते थे जो कि एग्जाम्प्ट होते थे। ये शायद एग्जाम के लिए इतने काम के है नहीं, अपन ने बात करी हुई है। चलिए, तो ये बेटा जाकर आपके सारे अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी का हिसाब किताब खत्म हो जाता था। इसके बाद हमारे सामने आती थी टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूसेट्स। अगली कैटेगरी सुविधाओं की टैक्सेबिलिटी। आप सभी को मैंने 10 बार ये बताया था बात कि अलाउंसेस और परक्यूसेट दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, पर दोनों में छोटा सा फर्क होता है। अलाउंसेस क्या होता है कि हमारी जो तनख्वाह हर महीने हमें मिलती है, दैट इज बेसिक पे, उसके अलावा हमारे जो खर्चे होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए हर महीने जो पैसा बॉस फिक्स दिया करता है वो अलाउंस होता है। तो अगर उस खर्चों को मीट आउट करने के लिए, जैसे मकान का किराया है, उस मकान के किराए को पे करने के लिए हर महीने हमें फिक्स अमाउंट मिल जाता है, तो वो एचआरए कहलाता है। तो अलाउंसेस में क्या होता है, हमें हर महीने कुछ मॉनेटरी पेमेंट मिलने वाला होता है, उस पैसे से हमें वो खर्चा निपटाना होता है। अब वो खर्चा उस अमाउंट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो हमारी किस्मत की बात है। पर परक्यूसेट में क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। इसमें हर महीने कुछ बॉस पैसा नहीं देता, जबकि कंपनी या बॉस हमारे लिए वो अरेंजमेंट्स कर देते हैं उस व्यवस्था की, उस खर्चे की निपटने के लिए वो व्यवस्था कर देते हैं। मतलब जैसे कि हमें रहने के लिए मकान की जरूरत है तो कंपनी वो मकान अरेंज करके दे देगी, तो कंपनी या तो खुद डायरेक्टली उस मकान का किराया पे कर देगी, हमें नहीं पे करना, और या फिर हो सकता है कि हम अपनी पसंद का मकान ले लें और उसका किराया हम पे करके बाद में रीइंबर्स ले लें कंपनी से, ये भी एक तरीका होता है। या हो सकता है कंपनी मकान ही बनवा के हमें दे दे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है जिसमें कि हमें हर महीने कुछ मिलने नहीं वाला, हमारे लिए वो अरेंज कर देंगे चीज़ों को, तो उसको कहलाते हैं परक्यूसेट्स। ठीक है, तो परक्यूसेट में 2 टाइप के होते हैं, या तो डायरेक्टली कंपनी खर्चा कर देगी, हमें 1 रुपया नहीं लगाना, या हम खर्चा करके रीइंबर्स करा लेंगे। दोनों केसेस में ये परक्यूसेट्स ही होते हैं, ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस करा था। अब परक्यूसेट जो भी होंगे उसकी वैल्यू पे टैक्सेबिलिटी आती है, तो अलग अलग सुविधाओं की हमें वैल्यूएशन करना होता है और उस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता है सैलरी हेड के अंदर। तो पहली सुविधा जो सबसे काम की सुविधा हमारी होती थी वो अकोमोडेशन फैसिलिटी थी, तो सबसे पहले, और ज़्यादातर जो परक्यूसेट है बेटा उसके ऊपर सेक्शन 17(2) एप्लीकेबल होता है। सब क्लोजेस चेंज होते रहते हैं, रूल्स भी आते रहते हैं, पर अगर आप कुछ ना याद रखो तो सबसे पहले 17(2) तो याद रख ही सकते हैं।
चलिए, तो अकोमोडेशन फैसिलिटी, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई और हमें ये सुविधा मिली तो उसकी वैल्यू होती है लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। अगर हम अदर एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट के अलावा मतलब, और हमें ये सुविधा मिली, तो इस सुविधा की वैल्यू अनफर्निश्ड के केस में ये वैल्यू है। तो उसमें दो ऑप्शन है मेरे पास, अगर वो अकोमोडेशन जो हमें रहने के लिए मिला है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वैल्यू डिपेंड करेगी सिटी की पॉपुलेशन के ऊपर। अगर जिस सिटी में वो मकान है उसकी पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो सैलरी का 7.5% वैल्यू है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख तक है, तो वैल्यू 10% ऑफ सैलरी है। और अगर 25 लाख से भी ज़्यादा है पॉपुलेशन तो वैल्यू 15% ऑफ सैलरी है। अगर जिस अकोमोडेशन में मैं रह रहा हूँ वो कंपनी ने किराए पे लेके दिया हुआ है तो फिर वैल्यू ऑफ रिक्विजिट होगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वैल्यू निकालने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा अकोमोडेशन कौन से टाइप का है जिसमें मैं रह रहा हूँ, क्या वो ओन्ड वाला है या किराए पे लेके दिया गया, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा केस होता था, अगर होटल में मेरे को कोई अकोमोडेशन फैसिलिटी मिली है, चाहे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई या चाहे प्राइवेट, इसमें ये कानून लगाना है, इसमें आप अलग अलग ना करें प्लीज। इसमें आपका फॉर्मूला होता था रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ये आपकी वैल्यू पर रिक्विजिट थी। अकोमोडेशन की वैल्यू जब निकालते हैं तो सैलरी में क्या क्या जोड़ना है, ये अगर बेसिकली बात करें तो काफी इजी करके मैंने आपको बता दिया था। आपके लिए केवल मेन बातें ध्यान रखनी है, आपको बेसिक पे जोड़ना है, डीए कंडीशनल जोड़ना है, कमीशन अगर कुछ मिला हो, बोनस मिला हो, फीस मिला हो, और सारे अलाउंसेस की वैल्यू जोड़नी है जो भी आपको मॉनेटरी बेसिस में मिले हैं, पर उनका टैक्सेबल अमाउंट आपको ऐड करना है। टैक्सेबल अमाउंट जो भी है उसका वो आपको ऐड करना है। इसके बाद अगर अकोमोडेशन फर्निश्ड वाला होता है तो हमें कुछ नहीं करना, पहले हम अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकाल लेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, और इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू को ऐड कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू को ऐड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें छोटा सा काम करना है। जो फर्नीचर हमें यूज करने के लिए कंपनी से मिला होगा वो दो टाइप का हो सकता है, या तो कंपनी ने ओन्ड वाला दिया होगा या एम्प्लॉयर किराए पे लेके देता होगा। अगर वो फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और किराए पे लेके दिया तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ये है फर्नीचर की वैल्यू। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन हमने ऊपर सीखा ही है, दोनों को टोटल कर लेंगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये तो क्वेश्चन है। इसमें एग्जम्पशंस भी हमारे सामने थी। एग्जम्पशन में क्या था हमारे सामने अकोमोडेशन फैसिलिटी की एग्जम्पशन में, तो पहला एग्जम्पशन था कि अगर होटल में अकोमोडेशन दिया गया है अप टू 15 डेज ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो एग्जेम्प्ट होगा हमारे लिए। इसी तरह से डबल अकोमोडेशन फैसिलिटी हमें अगर ड्यू टू ट्रांसफर मिलती है तो फर्स्ट 90 डेज के लिए हमें केवल एक ही अकोमोडेशन की वैल्यू पे टैक्स लगेगा, और आफ्टर 90 डेज हमें दोनों अकोमोडेशन की वैल्यू पे टैक्स लग सकता है। और फाइनल चीज होती थी, अगर हमें कोई टेम्पररी अकोमोडेशन मिला है माइनिंग साइट, डैम साइट वगैरह पे, आपको पता होगा ये, तो ये आपको पता है ये फर्जी एग्जाम्पशन है, ये नॉट यूज मैंने आपको पहले लिखवाया था, एग्जाम में काम नहीं आती। तो इसमें जो टेम्पररी अकोमोडेशन फैसिलिटी मिली वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगी। और एक लॉजिक मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि अगर कोई भी फैसिलिटी हमें मिली है तो ये जो फैसिलिटी का वैल्यूएशन आप सीख रहे हो ये फ्री फैसिलिटी है, यानी कि हमें 1 रुपया नहीं देना। पर अगर बाय चांस किसी फैसिलिटी के लिए हमें कंपनी को वापस से कुछ पैसा देना पड़े तो उस प्रकार की फैसिलिटी को हम कंसेशनल फैसिलिटी कहते हैं। और कंसेशनल फैसिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्री फैसिलिटी की वैल्यू निकाल लेनी है जो भी हो, और इसमें से एम्प्लॉय के नाते हमने जो अमाउंट वापस से कंपनी को पे कर दिया, बॉस को पे कर दिया, वो घटा देना है। जो बचेगा वो हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा अगर कंसेशनल फैसिलिटी है। वापस से कह रहा हूँ, फ्री का मतलब क्या हो गया, फैसिलिटी मिलेगी, हमें 1 रुपया वापस से बॉस को देने की जरूरत नहीं है। कंसेशनल का मतलब क्या हो गया, फैसिलिटी मिलेगी, फैसिलिटी के लिए खर्चा बॉस करेगा पर उसके बदले में वो कुछ हमसे पैसे लेगा। अब आप बोलोगे सर पैसे लेगा तो फैसिलिटी किस बात की, बेटा फैसिलिटी के लिए पैसे तो लिए जा रहे हैं पर वो फैसिलिटी के पैसे कम लिए जा रहे हैं, मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए उससे, वो जाकर वो फायदा है। और फिर वो कंसेशनल फैसिलिटी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्री की वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, जो बचेगा वो टैक्सेबल वैल्यू। ये लॉजिक हर जगह आपको यूज रखना है। अगली फैसिलिटी जो अपन ने डिस्कस करी थी वो था आपका मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादातर ये फैसिलिटी एग्जाम्प्ट फैसिलिटी की कैटेगरी में आती थी। तो कैसे एग्जाम्पशन लेनी है डिपेंड करेगा इलाज कहाँ पे होता था। अगर इलाज एम्प्लॉयर के अस्पताल में करवाया जा रहा है हमारा और हमारे फैमिली में से किसी का भी, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया जा रहा है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर प्रिस्क्राइब डिजीज का इलाज अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है तो भी एग्जाम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा या हमारे परिवार का करवा रखा है तो भी ये सुविधा एग्जाम्प्ट है। तो 4 एग्जाम्पशन हमारे सामने आ जाती थी। इसके बाद अब्रॉड में जो ट्रीटमेंट होता था उसके लिए हमारे सामने 3-4 बातें आती थी। अगर अब्रॉड इलाज करवाने जाते हैं हम तो उसके लिए हमारे खर्चे 3 टाइप के बनेगादा हो सकते हैं। एक तो बाहर जाने का ट्रैवलिंग खर्चा, रहने का स्टे का खर्चा और इलाज का खर्चा।
तो इलाज का खर्चा अगर कंपनी ने करवाया है अब्रॉड, यानी कि देखो खर्चा बॉस कर रहा है तभी फैसिलिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो स्टे का जो खर्चा करा है, किसका स्टे? पेशेंट और उसके साथ एक अटेंडेंट, दोनों के लिए ये काम में आ सकता है। तो वो एग्जेम्प्ट है आरबीआई की लिमिट तक, आरबीआई की लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लिमिट होती है। गिवन आएगी क्वेश्चन में, आरबीआई की लिमिट आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता हो तो फॉरेन एक्सचेंज को गवर्न आरबीआई करता है, तो आरबीआई ने जो लिमिट लगा रखी होती है उतने तक वो एग्जेम्प्ट होता है। कितने लोगों का? पेशेंट और एक अटेंडेंट का। ध्यान रखने वाली बात है, अगर बाई चांस पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट्स जा रहे हैं तो जो एक अटेंडेंट एक्स्ट्रा गया उसका अमाउंट जो भी खर्चा किया गया है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बॉस की तरफ से। ये लिमिट केवल 2 लोगों के ऊपर ही लागू है। ट्रीटमेंट में जो खर्चा हुआ है वो पेशेंट का खर्चा है, और पेशेंट भी होगा ट्रीटमेंट का खर्चा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा आरबीआई की लिमिट तक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रैवलिंग का खर्चा जो किया है कंपनी ने, बॉस ने, वो पेशेंट और अटेंडेंट दोनों के लिए एग्जेम्प्ट होगा, एक अटेंडेंट और पेशेंट के लिए एग्जेम्प्ट होगा। पर इसमें लफड़ा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2 लाख है, यानी कि ये पूरे ट्रैवलिंग का खर्चा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2 लाख है, और पूरे टैक्सेबल हो जाएगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड 2 लाख है। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब 5 हेड की जो इनकम होती है उसको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। उस ग्रॉस टोटल इनकम में ट्रैवलिंग से जो इनकम हो सकती है उसको इग्नोर करना है। मतलब आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग वाले जो अमाउंट है उसको इग्नोर करते हुए आपको सारी इनकम निकाल लेनी है, और उस इनकम के हिसाब से आपको ये जजमेंट लेना पड़ेगा। फैमिली में कौन कौन आता है इस फैसिलिटी के लिए? तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन आते हैं, ये तो हमेशा ही आएंगे स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो, और पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट वाले फैमिली में कवर होंगे। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता था हमारा इम्पैक्ट कि अगर कोई जिसका इलाज करवाया जा रहा है वो अगर फैमिली में कवर नहीं हो रहा तो उसके इलाज के लिए कंपनी ने जितना भी पैसा खर्च करा होगा दैट मीन्स वो फुल्ली टैक्सेबल है। और एक बात हमने नोट कर ली है कि जो एग्जेम्प्ट सुविधा अपने देख ली, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कंपनी की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है, वो आपको एक नोट करने की जरूरत रहेगी। अगली फैसिलिटी हमारे सामने आती थी लीव ट्रेवल कंसेशन की फैसिलिटी, जो सेक्शन 10(5) में कवर होती थी। क्या है ये फैसिलिटी? जब एम्प्लॉय या उसकी फैमिली इंडिया में हॉलीडे के लिए कहीं जाते हैं तो उसके लिए जो पैसा खर्च किया जाता है बॉस की तरफ से उसको लीव ट्रेवल कंसेशन में 10(5) में एग्जम्पशन मिल सकती है। कितनी एग्जम्पशन मिल सकती है बेटा? वो डिपेंड करेगा कि हमने छुट्टी के लिए ट्रैवल, केवल ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूं मैं, बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रैवल हमने किया वो किस तरीके से किया है। अगर जो ट्रैवल किया गया है वो बाय एयर किया गया है, अगर जो ट्रैवल किया गया है वो बाय एयर किया गया है तो एग्जम्पशन मिलेगा इकोनॉमी क्लास एयर फेयर जितना। अगर ट्रैवल अदर देन एयर कर रहे हैं हम तो एग्जम्पशन मिलेगा, डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पर, कि जिस जगह हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं क्या वहां पे रेल जाती है या वहां पे रेल नहीं जाती है। अगर वहां पे रेल जाती है तो एग्जम्पशन मिलेगा फर्स्ट क्लास फेयर जितना, रेल का फर्स्ट क्लास फेयर जितना। अगेन मैं यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ, एयर में ट्रैवल नहीं करने का मतलब है कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो, फिर बाय एयर नहीं कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? रेल से कर सकते हो, बाय रोड कर सकते हो, बाय वाटर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। हमें नहीं मतलब कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जम्पशन के लिए हमें देखना है कि जहाँ पे हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं वहाँ पे रेल जाती है कि नहीं जाती है। हो सकता है हम बाय रोड जा रहे हैं, हम एक्चुअल में बाय रोड जा रहे हैं, पर हमें फिर भी एग्जम्पशन के लिए देखना है कि रेल जाती है कि नहीं जाती, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो रेल जाती है तो इतना एग्जम्पशन, अगर उस जगह पे रेल नहीं जाती तो हमें देखना है कि क्या वहाँ पे कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं है। अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे जाने के लिए तो डिलक्स क्लास फेयर जितना, उस सिस्टम का जो डिलक्स क्लास फेयर जितना भाड़ा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है वहाँ पे जाने के लिए तो इतनी ही दूरी का हम कोई कंपेरेबल एरिया देखेंगे और बाय रेल अगर उस रूट में जाते तो कितना फर्स्ट क्लास टिकट लगता, उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपका एग्जम्पशन होता है जो कि बाय ट्रैवल के लिए हम कितना ले सकते हैं छुट्टी के लिए। इसमें हमारे सामने जो बातें आती थी कि फैमिली का मतलब क्या होता था, तो जवाब था कि सेम मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो छुट्टी मनाने वाली फैमिली हो सकती है वो सेम मेडिकल वाली होती थी। मतलब कि वो स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ये लोग जाएंगे तो ही एग्जम्पशन मिल पाएगी। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आप छुट्टी मनाने के लिए जाते हो और अपने साथ किसी दोस्त को ले जाते हो तो आपका जो ट्रैवल का पैसा है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि आप तो एम्प्लॉई हैं, पर जो फ्रेंड के लिए ट्रैवल का पैसा बॉस ने खर्च करा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, उसमें कोई एग्जम्पशन आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि जो छुट्टी बनाने जा रहा है वो सही आदमी नहीं है, मतलब एज पर द टैक्स वो सही आदमी नहीं है। आप और आपके परिवार के लिए एग्जम्पशन है, बाकी के लिए नहीं। फैमिली में फिर अड़फड़ा आता था, चिल्ड्रन का केस आता था। चिल्ड्रन में हमारे सामने बात आता था कि अगर कितने बच्चे परिवार में आ सकते हैं, तो अपनी बात होती थी 11098 के पहले जो बच्चों ने जन्म लिया है उनमें एनी नंबर कितने भी बच्चे हों परिवार में आएंगे।
और 11098 के बाद के केवल 2 ही बच्चे परिवार में आ सकते हैं, और उन 2 की काउंटिंग में हमें एक दिमाग लगाना होता था कि अगर 11098 के बाद पहले सिंगल चाइल्ड था और उसके बाद किसी मल्टीपल चाइल्ड ने जन्म लिया, मतलब जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, तो उन जुड़वा बच्चों को एक ही बच्चा माना जाएगा। तो ये हमारे सामने की बात आती थी 11098 के बाद, इफ मल्टीपल चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर सिंगल चाइल्ड देन दे आर ट्रीटेड एज सिंगल चाइल्ड। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रेवलिंग का अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ट्यूरिंग स्टे का जो भी पैसा खर्च करेगा बॉस, ट्यूरिंग और स्टे का जितना भी पैसा बॉस खर्च करेगा, वो अमाउंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें कोई एग्जम्पशन मिलने वाली नहीं है। ट्यूरिंग और स्टे के लिए जो खर्चा है, मतलब जम्मू कश्मीर घूमने चले गए, शिमला घूमने चले गए, तो शिमला तक जाने का खर्चा तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। शिमला तक की ट्रैवलिंग के लिए तो एग्जम्पशन मिल जाएगी 10(5) की, पर शिमला जाने के बाद उधर घूमना फिरना, रहना, खाना पीने का खर्चा भी अगर कंपनी करती है तो उसमें तो फुल्ली टैक्सेबिलिटी आने वाली है। चलिए, अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट परक्यूसेट आता था लोन फैसिलिटी। तो अगर कोई हमारा बॉस हमें या हमारे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को, यहां से फिर मेरे सामने एक वर्ड आ जाता था कि यहां से लेकर जितनी भी फैसिलिटी सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो चाहे हमें मिले या हमारे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को मिले, सभी के लिए टैक्सेबल हो जाती थी। मतलब कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन मुझे मिलता है तो भी मेरे लिए वो परक्यूसेट है टैक्सेबल, और अगर बाय चांस मेरा बॉस मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन देने के बजाय मेरे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दे देता है तो भी वो इंटरेस्ट फ्री लोन की वैल्यू मेरे लिए टैक्सेबल। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का मतलब आगे आपको लिखवा रखा है मैंने, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। कैसे निकलेगी इस सुविधा की वैल्यू? इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को इस लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट के लिए मेरे को एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है। कौन से दिन का यूज करना है? इसी प्रकार के लोन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे को इस लोन का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और वो जो इंटरेस्ट आएगा वही वैल्यू ऑफ परक्यूसेट है। अगर मैं लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं तो फिर वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में मुझे ये कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट की है वो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे करनी होती है, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस का मतलब होता था बेटा अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने के एंड में जो पैसा बाकी है उस पर मैं ब्याज निकालूंगा, और ये कैलकुलेशन मेरे को फिर हर महीने की करनी पड़ेगी, क्योंकि हर महीने में अगर किस्तें दे रहा हूं तो मेरा जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ वो तो कम होता चला जाएगा। आपके पास मैथमेटिक्स का कॉमन सेंस होना चाहिए। ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी है मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 2 केसेस इसमें मेनली आते थे मेरे सामने। पहला तो अगर लोन का अमाउंट काफ़ी छोटा है, छोटा मतलब पेटी है। पेटी कब कहलाएगा? जब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग डज नॉट एक्सीड 20,000 है। अगर जो लोन मैंने टोटल ले रखे हैं बहुत से, पर लोन नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है। एग्रीगेट जो भी लोन मैंने ले रखे हैं, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे 2-3 टाइप के लोन हो, अगर उसका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैन नॉट एक्सीड, अगर 20,000 से नीचे है तब तो पूरे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसमें मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी है। और इसी तरह से अगर ये लोन मैंने स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लिया हुआ है तब भी ये इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसमें मैंने आपको ये बता रखा था कॉमन सेंस कि अगर बाय चांस मैंने प्रिस्क्राइब डिजीज के इलाज के लिए लोन लिया और इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, अब ऑब्वियसली बात है अगर बॉस इंटरेस्ट लेता हो तब तो फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने मान लीजिए कि 5 लाख का लोन लिया, प्रिस्क्राइब डिजीज के इलाज के लिए लिया, और वो इंटरेस्ट फ्री कंपनी ने दिया, तो उस लोन की वैल्यू परक्यूसेट निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट है। पर अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई अमाउंट रीइंबर्स हो जाता है, क्योंकि मान लेते हैं मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा था, तो अगर कोई अमाउंट रीइंबर्स हो जाता है तो वो रीइंबर्स अमाउंट को फिर माना जाएगा कि मैंने वो लोन प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए नहीं लिया, फिर उस अमाउंट पे मेरे को इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट करना पड़ता है और उसकी वैल्यू पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चंस हैं हमारे करे हुए इसके। अगली सुविधा हमारे सामने आती थी फूड फैसिलिटी की। फूड फैसिलिटी की वैल्यू बहुत सीधी थी, जो भी पैसा बॉस खर्च करता था वो वैल्यू परक्यूसेट बनता था। इसमें एग्जम्पशन 2 ही हुआ करती थी। अगर ऑफिस आवर में मुझे खाने की सुविधा दी जाती थी तो ये फूड फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होती है 50 रुपया पर मील तक। अब साल में कितनी मील मैंने खाई है वो क्वेश्चन में गिवन आएगी 99%, तो अगर नहीं गिवन आती है तो आप डिफॉल्ट 300 मील इन ईयर पकड़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से ऑफिस आवर में अगर कोई टी और स्नैक्स मेरे को दिया जाता है तो उसकी वैल्यू भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। और अगर आपको याद हो तो रिमोट एरिया में जो टेम्परेरी अकोमोडेशन की फैसिलिटी मेरे को मिलती थी वो एग्जेम्प्ट होती थी। तो उसी रिमोट एरिया में अगर मान लेते हैं मेरे को कोई खाने पीने की सुविधा भी मिलती है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स लगना नहीं है। इसके बाद अगली फैसिलिटी मेरे सामने होती थी मोबाइल एसेट यूज करने के लिए मेरे को मिली है अदर देन कार। मतलब
मेरे को टीवी दे दी कंपनी ने, आराम से मैं टीवी देख सकता हूँ, यूज करने के लिए मिली है, दी नहीं है, ट्रांसफर नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट अलग है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट अलग है। तो अगर कोई यूज ऑफ मूवेबल एसेट की फैसिलिटी मिली है, कार इसमें शामिल नहीं करी, क्योंकि कार का अलग से कानून अपन ने बाद में देखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू पर एक्विजिट वही है, अगर वो मूवेबल एसेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% और रेंट पे लेके दिए तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर जो मोबाइल एसेट यूज करने के लिए मिली है वो कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। अगला सुविधा आपके सामने, मोबाइल एसेट का ट्रांसफर कर दिया गया है मुझे, ट्रांसफर मतलब बेच दी गई है मुझे। तो अगर ऐसा होता है तो वैल्यू पर एक्विजिट डिपेंड करेगी मोबाइल एसेट का टाइप कौन सा है। पहला कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो क्या, कार है तो क्या, अदर एसेट है तो क्या। अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो सबसे पहले मैं कॉस्ट देखूंगा सेट की, कॉस्ट मतलब जितने में कंपनी ने खरीदी थी, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन में घटाऊंगा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ ऑनरशिप बाय द एम्प्लॉयर। जितने साल की ऑनरशिप एम्प्लॉयर के पास थी, मतलब एम्प्लॉयर ने खरीदने से लेकर मुझे बेचने के बीच में कितने समय उसको ओन किया, उतने टाइम का डेप्रीसिएशन में लेस करूंगा। और वो डेप्रीसिएशन में मैं कंप्लीटेड ईयर ही बेस बनाऊंगा, पार्ट ऑफ द ईयर को कंसिडर नहीं करूंगा। तो डेप्रीसिएशन की रेट कौन सी लूंगा मैं, तो 50% WDV फर्स्ट वाले केस में, कार पे 20% और थर्ड वाली एसेट्स के केस में 10% SLM। ये सब करके आएगी उसकी नॉर्मल वैल्यू, उसमें से जितना मैं पे कर दूंगा वो घटा दूंगा, ये बच जाएगी मेरी वैल्यू पर एक्विजिट। इसमें मुझे यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर कार यूज करने के लिए मेरे को मिली थी तो ऊपर वाला प्रोविजन नहीं लग रहा था, पर कार का ट्रांसफर होगा तो इसमें ये वाला प्रोविजन लगा हुआ है ना, मोटर कार के ट्रांसफर पे जरूर ये कानून लगाना है। अगली बात मेरे सामने ये थी कि जो होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे टीवी मेरे को बेच दिया, होम अप्लायंस टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह, उसको अगर मेरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो मैं उसको कौन सी कैटेगरी में डालूंगा, कंप्यूटर में डालूं, फर्स्ट में डालूं, सेकंड में डालूं, थर्ड में डालूं। तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये रहता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिया हुआ है तो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, टीवी वगैरह अगर भी आता है तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था कि होम अप्लायंसेस को आप थर्ड कैटेगरी में डालेंगे, और इसके लिए मैंने आपको वो नोट बता रखा है कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्लास में अपन ने अच्छी तरह से समझा हुआ है। तो होम अप्लायंसेस को आप फर्स्ट नहीं थर्ड कैटेगरी में कवर करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगली फैसिलिटी है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, बड़ी इजी है, जितना पैसा बॉस खर्च करेगा वो आपकी वैल्यू पर एक्विजिट है। पर अगर ये क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जाती है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अगली फैसिलिटी क्लब फैसिलिटी होती थी, वैल्यू पर एक्विजिट अमाउंट फंड बाय एम्प्लॉयर होता था। एग्जाम्पशन यहाँ पे बात होती थी कि अगर ये एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए मेंबरशिप दिलवाई जा रही है तो एग्जेम्प्ट है मेरे लिए। और इसी तरह से अगर एम्प्लॉयर के पास कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ द क्लब है तो उसके लिए जो इनिशियल फी पे की गई है उस मेंबरशिप के लिए वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से अगर कंपनी हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब की फैसिलिटी दिलवाती है और वो सभी एम्प्लॉय को समानता से दिलवाती है, यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉय, तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। इसके बाद अगला हमारे सामने आता था ईसॉप में या स्वेट इक्विटी शेयर में जो शेयर्स हमें कंपनी इशू करती है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो उसकी वैल्यू के लिए हमारे सामने कानून क्या होता था, सबसे पहले अपन देखते थे जो सिक्योरिटी मुझे मिली उसकी मैं फेयर मार्केट वैल्यू देखता था ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, उसमें से जितने रुपए मैं पे कर दिया करता था, मैं मतलब एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, तो उसको जो बचता था वैल्यू पर एक्विजिट है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए मेरे को दो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। अगर इक्विटी शेयर मुझे मिला है तो मैं क्या करूंगा, अदर सिक्योरिटी है तो मैं क्या करूंगा। अदर सिक्योरिटी है तो फेयर मार्केट वैल्यू मर्चेंट बैंकर ने जो वैल्यू निकाली है उसको मानेंगे, और इक्विटी शेयर है तो दो ऑप्शन होते थे, अगर वो अनलिस्टेड है तो क्या करूं, लिस्टेड है तो क्या करूं। अगर वो अनलिस्टेड है तो वही फेयर मार्केट वैल्यू जो मर्चेंट बैंकर निकालेगा वही माननी है। पर अगर लिस्टेड है तो फिर दो ऑप्शन होते थे। लिस्टेड है तो कहां पे लिस्टेड है, एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, तो एक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक से ज्यादा एक्सचेंज में लिस्टेड है, ये मैं देखता था। अगर एक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जिस दिन की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, मतलब कौन से दिन की निकालना चाहता हूं, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, क्या उस दिन ट्रेडिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। तो अगर ट्रेडिंग हुई थी तो उस दिन का जो सिक्योरिटी का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग प्राइस है डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, वो फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी। ट्रेडिंग नहीं हुई थी तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू बोल देंगे। अगर एक से ज्यादा एक्सचेंज में लिस्टेड है तो फिर मेरे को क्या करना है, उस एक्सचेंज की प्राइस को चुनना है। चुनना एक ही की प्राइस को है, पर कौन से एक एक्सचेंज की प्राइस को चुनना है जिसका वॉल्यूम ज्यादा था, जिसका वॉल्यूम ज्यादा था, या जिसकी मतलब जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी। मान लो एनएससी में 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और उसमें 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है बीएससी में, तो मैं बीएससी के भाव को बेस बनाऊंगा। कौन से भाव को, वही वाले भाव को। अगर ट्रेडिंग हुआ था तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और नहीं हुआ था तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस। भाव वही लेना है, पर वो चुनना पड़ेगा एक्सचेंज कौन सा वाला काम पे लेना है।
इसके अलावा और कोई भी फैसिलिटी जो उपरोक्त में आपको कभी ना दिखे तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माननी है। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में मैंने कहा कि इस 5 से लेकर जो भी फैसिलिटीज आ रही है वो मुझे मिले तो भी टैक्सेबल है मेरे लिए, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को मिले तो भी टैक्सेबल है। तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में आएगा स्पाउस, चिल्ड्रन इन देयर स्पाउस, पेरेंट, सर्वेंट, ऑल अदर डिपेंडेंट्स। ये है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड जो कि हमारे काम की चीज है। यानी कि इसका मतलब मैंने आपको याद है क्या बोला था कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी मेरे नौकर को दी गई है, मतलब मान लेते हैं कि मैं जहां जिस कंपनी में नौकरी करता हूं उस कंपनी ने इंटरेस्ट फ्री लोन मेरे सर्वेंट को दे दिया, तो सर्वेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है ना, तो भी उस फैसिलिटी के कारण, उस फायदे के कारण जो वैल्यू आएगी वो मेरे लिए टैक्सेबल है, क्योंकि सर्वेंट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है। और अगर वो फैसिलिटी मुझे मिलती तो भी मेरे लिए टैक्सेबल होती, मेरे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को मिलती तो भी मेरे लिए टैक्सेबल होती। तो ऐसा कुछ आपके सामने है। एक फैसिलिटी शायद गिफ्ट वाली ऊपर गई, छूट गई होगी, तो गिफ्ट वाली भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। और एग्जामेशन है वहाँ पे 5,000 रुपये वाला है, जो आपकी अच्छी तरह से पता होगा। 5,000 रुपये तक के अगर गिफ्ट होते हैं तो एग्जाम्ट है, 5,000 से ऊपर है तो बेटा उसमें दो ऑप्शंस मैंने आपको बोले थे कि 5,000 से ऊपर है, अगर मॉनेटरी गिफ्ट है, कैश गिफ्ट है, तब तो 5,000 से ऊपर होती है फुल्ली टैक्सेबल कर दीजिए, 10,000 का है तो पूरे 10,000 टैक्सेबल। और अगर नॉन मॉनेटरी गिफ्ट आता है तो 5,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है उतने ही टैक्सेबल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो भी आपके हिसाब है। इसके बाद अब आते थे बेटा फिर ऐसे परक्यूजिट जो कि केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। ये स्पेसिफिक वर्ड लिखना सही नहीं है, यहां पे वर्ड आना चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो अब आते थे ऐसी फैसिलिटीज जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती थी, बाकी के लिए नहीं। यहां पे मैं शुरुआत में बता दूं कि इस कैटेगरी में मैंने आपको 5 फैसिलिटीज बताई है। इन 5 फैसिलिटी का अमाउंट तभी टैक्सेबल होगा मेरे लिए जब मैं स्पेसिफाइड हूं। मेन आइडिया यही है, अगर मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हूं तो वो 5 फैसिलिटी मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगी। पर इसमें मैंने आपको एक बात बता दी थी, अभी पहले ही बता देता हूं कि अगर ये फैसिलिटीज मेरे को मिली बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट, बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट यानी कि मैं एक बार खर्चा करता हूं फिर बॉस पैसा देता है, ऐसी तरीके से अगर ये फैसिलिटीज मिलती है तो चाहे मैं किसी भी टाइप का एम्प्लॉय हूं ये फैसिलिटी मेरे लिए टैक्सेबल होगी। तो ध्यान रखने वाली बात है, आपको आगे शायद अपने नोट्स में लिख भी रखा था इसको। चलिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन कौन होता है तो ये देखो डेफिनेशन आपको मैंने कहा था, ज्यादा कुछ है नहीं दम की बात। एक तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो गए, ऐसे एम्प्लॉय हो गए जिनका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो हो गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पर लास्ट वाली कैटेगरी में याद करो, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसकी इनकम चार्जेबल अंडर एड सैलरी एक्सीड हो जाती है 50,000, वो भी स्पेसिफाइड है। तो मैंने आपको कहा था कि ये थर्ड कैटेगरी में हर कोई एरा गैरा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आसानी से बन सकता है। पर ये अलग बात है कि जब हम ये टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे इसमें डज नॉट इंक्लूड परक्यूसिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी है। डिडक्शन के बाद की चाहिए पर परक्यूसिट वगैरह की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। पर 50,000 रुपये बहुत कम है, 50,000 रुपये में आपको पता है कि हर कोई एरा गैरा बन जाता था। तो इनके लिए जो फैसिलिटी टैक्सेबल होती थी उसमें मेन टैक्सेबल आती थी मोटर कार फैसिलिटी। तो मोटर कार फैसिलिटी का वैल्यूएशन अपन ने 4 कैटेगरी में बांटा था। पहला केस होता था मेरे पास 2 व्हीलर है, कंपनी चलाने का खर्चा दे देती है। दूसरा था मेरे पास कार है, कंपनी चलाने का खर्चा दे देती है। तीसरा, कार भी कंपनी दे देती है, चलाने का खर्चा भी कंपनी दे देती है। चौथा था कार कंपनी देती है, चलाने का खर्चा मैं कर लेता हूं। तो ये 4 केसेस हो सकते हैं सुविधा के। पहले केस में अगर मेरे पास 2 व्हीलर है और रनिंग एक्सपेंसेस बॉस देता है, तो इन चारों में एक बात तो क्लियर थी कि अगर ये चारों फैसिलिटी मुझे ऑफिशियल रीजन से दी जाती है तब तो वैल्यू 0 है। ऑफिशियल रीजन से तो वैल्यू 0 हो जाएगी, साइड कर देते हैं। फिर बचती है अब 2 रीजन और है, प्राइवेट पर्पस के लिए मिला है या पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के लिए मिला है। अगर प्राइवेट के लिए मिला है, अगर प्राइवेट के लिए मिला है तो वैल्यू परक्यूसिट होगी अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। अगर पार्टली यूज कर रहा हूं मैं गाड़ी को तो वैल्यू परक्यूसिट होगी अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर -900 पर मंथ, -900 पर मंथ कर दूंगा। नेक्स्ट केस आता था कार दी है, खर्चा मैं कर रहा हूं, खर्चा भी कंपनी कर रही है, सॉरी कार मेरी है, खर्चा कंपनी कर रही है। तो वहां पे भी प्राइवेट के लिए तो जितना पैसा बॉस खर्च करेगा पूरी वैल्यू है। अगर पार्टली है तो फिर डिपेंड करेगा गाड़ी के इंजन साइज पे। अगर इंजन साइज 1600 सीसी से ज्यादा नहीं है तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर -1800 पर मंथ, और इंजन साइज एक्सीड है तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर -2400 पर मंथ। ड्राइवर भी है तो ये अमाउंट जो ऊपर 1800-2400 उसको 900 पर मंथ इंक्रीज कर देंगे। ये लॉजिक आपको हर जगह ध्यान रखना है, जो भी नंबर दिए गए उसमें ड्राइवर अगर दिया गया, शॉफर दिया गया तो 900 रुपए वो अमाउंट इंक्रीज करना है, आपको हर जगह ध्यान रखना है। तीसरा केस, कार भी कंपनी की, खर्चा भी कंपनी का, प्राइवेट पर्पज में अगर यूज करिए और उसमें अब कार भी कंपनी दे रही है तो 2 ऑप्शन है। कार या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगी, तब तो फिर क्या करूंगा, एक्चुअल कॉस्ट का 10% प्लस रनिंग के जो खर्चे करे, क्योंकि रनिंग एक्सपेंस भी बॉस ही कर रहा है। अगर किराए पे लेकर दी है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस रनिंग एक्सपेंसेस। पार्टली यूज कर रहा हूं
तो फिर इंजन साइज देखूंगा, डज नॉट एक्सीड 1600 सीसी और एक्सीड 1600। अगर डज नॉट है तो वैल्यू पर रिक्विजिट 1800 पर मंथ है फिक्स, 1800 पर मंथ फिक्स है, यहाँ पे आपको कुछ एडलेस नहीं करना है अभी, और 2400 पर मंथ फिक्स हो जाएंगे, 900 ड्राइवर के एडिशनल है। चौथा केस, कार कंपनी की है, खर्चा मैं खुद कर लूंगा, तो ऐसे में केवल यहां पे देखा जाए तो केवल क्या मिली, कार मिली है, तो वैल्यू पर रिक्विजिट केवल दो ही चीजों में होगी, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर कार है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10, रेंट पे लेके दिए तो रेंट पे, पार्टली यूज करिए, गाड़ी का उपयोग पार्टली करा है। डज नॉट एक्सीड 1600 सीसी है 600 पर मंथ, और एक्सीड 1600 सीसी 900 पर मंथ। यहां पे भी आपको कुछ एडलेस नहीं करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। थर्ड और फोर्थ केस में जो अमाउंट मैंने आपको लिखवाया पार्टली वाला केस, वो इनकम है सीधी, ध्यान रखना अच्छी तरह से, उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर है तो 900 पर मंथ और, ठीक है। इसके अंदर एक बात आती थी कि अगर मोर देन वन कार मेरे को दी गई है और वो सारी कारों का उपयोग मैं पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट कर रहा हूं, सारी कारों का उपयोग पार्टली पार्टली कर रहा हूं, तो इन दैट केस कानूनन तौर पे किसी एक ही कार की वैल्यू को मैं पार्टली तरीके से निकालूंगा, बाकी सारी कार्स की वैल्यू प्राइवेट पर्पज में यूज मान के निकाली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली जरूरत है। क्वेश्चन हमने सब टाइप के करे हुए हैं, हर एक प्रोविजन के क्वेश्चन हमारे पास हुए हुए हैं। एट लास्ट में आपको एक आध क्वेश्चन और भी करवा दूंगा ताकि आप समरी को समझ पाए। नेक्स्ट फैसिलिटी, स्वीपर गार्डनर वॉचमैन फैसिलिटी। इस फैसिलिटी की वैल्यू है अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, कोई एग्जाम्पशन इसमें थी नहीं। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी अगली है। इसमें दो ऑप्शन होते थे वैल्यूएशन के लिए, या तो ये गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने सोर्सेज से देता है तब तो वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और अगर परचेस करके देता है आउटसाइड सोर्सेज से तो अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। एग्जाम्पशन नहीं है कुछ भी। एजुकेशन फैसिलिटी, ओन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन फैसिलिटी है या अदर इंस्टीट्यूट में एजुकेशन फैसिलिटी दिलवाई जा रही है। अगर एम्प्लॉयर अपने इंस्टीट्यूट में एजुकेशन फैसिलिटी दिलवा रहा है मुझे, तब तो वैल्यू परक्विजिट होगी कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट। और अगर अदर इंस्टीट्यूट में दिलवा रहे हैं तो दो ऑप्शन होंगे, या तो एम्प्लॉयर के पैसे खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर के पैसे खर्च नहीं हो रहे तब तो वैल्यू सेम रह जाएगी ये वाली अदर इंस्टीट्यूट में भी, और अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो फिर अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर वैल्यू परक्विजिट है। एग्जाम्शन में यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैंने बात बता दी थी आपको, एग्जाम्शन आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर ये एजुकेशन फैसिलिटी फ्री एजुकेशन फैसिलिटी है, यानी कि एम्प्लॉयर के पैसे खर्च नहीं हो रहे हो, ऐसी फैसिलिटी है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मेरे चिल्ड्रंस को, एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस को प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी बात, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी है, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जा रही है, और अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से ज्यादा नहीं है तो ये फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर एक्सीड करता है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1500 पर मंथ आ जाती है तो पूरे 1500 रुपए टैक्सेबल है, फिर आपके लिए ध्यान रखनी है। और इसके अंदर मैंने आपको एक दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक केस लॉ रेफर करा था, तो जहाँ पे क्वेश्चन 12 में अपन ने इसको डिस्कस करा था, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर बाई चांस मान लेते हैं कि मानते हैं कि मेरी बेटी एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रही है, तो मेरी बेटी है वो एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रही है मानते हैं, और उसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मान लेते हैं 2000 पर मंथ है। अब टेक्निकली मैं आपको पूछूं कि बताओ ये फैसिलिटी फिर एग्जाम्प्ट होगी कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं होगी सर, 1000 पर मंथ से ज्यादा है, ठीक है। पर अब इस फैसिलिटी के लिए मैं पे करता हूं वापस से बॉस को, तो मैं पे करता हूं 1200 पर मंथ, मतलब ये फैसिलिटी फ्री नहीं है मेरे लिए, मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं 1200 रुपए। तो इन दैट केस क्या ये फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होगी? अब यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 2000 पर मंथ आ रही है, पर इस फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू जब निकाली जाती है तो आपको याद है कंसेशनल फैसिलिटी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं अपन, जितना भी वैल्यू आता है उसमें से अपन अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर को लेस करके तो 800 पर मंथ टैक्सेबल आ जाएंगे, ये लेस हो जाता है। ये 800 तो 1000 से नीचे, तो क्या एग्जाम्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अपन ने बात करी थी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्या गया कि एग्जाम्शन के लिए आप इसको कंसिडर कर लीजिए, मतलब कि फाइनल टैक्सेबल वैल्यू को, अगर वो टैक्सेबल वैल्यू फाइनल वाली 1000 से नीचे आ जाए, 1000 पर मंथ आ जाए, तो भी एग्जाम्शन आप ले सकते हैं। तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक केस लॉ है जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद पांचवी सुविधा है कि अगर मैं किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा हूं और वहां पे मुझे कंसेशनल बेसिस में कोई फ्री टिकट मिल जाती है, जैसे मैं रेलवे एम्प्लॉय हूं और आने जाने के लिए पास मिल गया, बस में काम करता हूं आने जाने के लिए परिवार के साथ पास मिल गया, तो वैल्यू परक्विजिट होगी इस प्रकार की, जितना पैसा एम्प्लॉयर आम जनता से चार्ज करता है उस ट्रेवल के लिए वो उसकी वैल्यू होगी। पर अगर मैं रेलवे और एयरलाइन के एम्प्लॉय हूं तो ये सुविधा मेरे लिए एग्जाम्प्ट है, ये फर्जी थी, अपने काम की नहीं थी। और एक हमेशा ध्यान रखना, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर कभी टैक्स लगता नहीं है। तो बेटा ये आपके सामने थे सारे के सारे परक्विजिट की टैक्सेबिलिटी का समापन हो चुका है। तो दो पढ़ा हो गया हमारे, अलाउंसेस हो गया, परक्विजिट हो गया।
अगला हमारे सामने का आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स की टैक्सेबिलिटी। अब रिटायरमेंट के बाद जो चीजें मिलती है उसकी टैक्सेबिलिटी पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आती है ग्रेच्युटी की टैक्सेबिलिटी, सेक्शन 1010। तो ग्रेच्युटी की टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो ग्रेच्युटी का पैसा अगर सरकारी कर्मचारियों को मिलता है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अन्य एम्प्लॉय को मिलता है तो दो बातें होती थी, या तो वो अदर एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट वाला होगा या अदर एम्प्लॉय कवर्ड नॉट अंडर ग्रेच्युटी एक्ट वाला होगा। अगर कवर्ड वाला है तो पहला अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 20 लाख रुपीस और तीसरा है 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। मेन कैलकुलेशन हमें तीसरे में करनी होती थी। उसके लिए हमें क्या करना होता था, स्टेप सुन लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि एम्प्लॉय ने कितने ईयर ऑफ सर्विस करी है। जब आप ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करेंगे तो 6 महीने या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड को आप कंप्लीट ईयर मान लेंगे। एक्सीड 6 मंथ हो जाए, मतलब फिक्स 6 मंथ में तो आपको नहीं मानना है। मतलब मान लेते हैं 20 साल 7 महीने नौकरी करिए तो आपको 21 साल पकड़ के चलने हैं। पहला काम ये हो गया। अब हर ईयर ऑफ सर्विस के लिए आपको उसको 15 दिन की सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। अब 15 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको दो काम करना है। आपको एक तो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पकड़नी है। लास्ट ऑन सैलरी को इंटू 15/26 करोगे तो 15 दिन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ऑन सैलरी महीने की होगी। इंटू 15/26 करना, आपकी लास्ट ऑन सैलरी आ जाएगी। 15/26 का लॉजिक यही है, 4 संडे पकड़ लो तो एक महीने में 26 दिन पकड़ लिए तो डिवाइड बाय 26 इंटू 15 कर लो, ये आपकी सैलरी आ जाएगी। यानी कि ये थर्ड अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। सैलरी के अंदर यहाँ पे आपको बेसिक और डीए दो चीजें जोड़नी है। डीए हमेशा जोड़ना है, कंडीशनल हो ना हो जोड़ना ही। अब ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते उनके लिए एग्जम्पशन वही एक्चुअल अमाउंट 20 लाख और तीसरा अमाउंट उनका होता था 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ओनली। इनका भी वही कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको इनको ईयर ऑफ सर्विस निकालना है, पर चक्कर यह है कि जब आप इनके ईयर ऑफ सर्विस निकालेंगे तो कंप्लीटेड ईयर को ही बेस बनाएंगे, पार्ट ऑफ द ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। पहला काम तो ये, और उस ईयर ऑफ सर्विस को आपको मल्टीप्लाई करना है 15 दिन की सैलरी से। 15 दिन की सैलरी यहाँ पे कैसे निकालनी है, आपको एवरेज सैलरी का हाफ करना है। एवरेज सैलरी का हाफ करना है, वो 15 दिन की सैलरी है। एवरेज सैलरी कितने महीने की चाहिए, 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए। कौन से 10 महीने चाहिए, रिटायरमेंट वाले महीने से पिछले 10 महीने चाहिए। रिटायरमेंट वाले महीने से पिछले 10 महीने चल रही है। मतलब कि अगर बाई चांस आप 15 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं तो ये 15 अक्टूबर महीने को भूल जाइए, यानी कि 30 सितंबर से 10 महीने पीछे आपको जाना है। सैलरी में यहाँ पे क्या क्या जोड़ना है, यहाँ पे आपको सैलरी में जोड़ना है बेसिक पे प्लस कंडीशनल डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ पे आपको एचआरए वाली सैलरी को बेस बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ बातें ध्यान रखनी थी। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो ऊपर वाला 1010 का एग्जाम्पशन है ये केवल तभी मिलेगा जब ग्रेच्युटी का पैसा एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद रिसीव करे। अगर ग्रेच्युटी का पैसा ड्यूरिंग द सर्विस ही एम्प्लॉय रिसीव कर लेता है तो फुली टैक्सेबल है, चाहे कोई सा भी टाइप का एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट प्राइवेट। दूसरा, अगर एक ही प्रीवियस ईयर में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो भी वो अमाउंट जो आपका 20 लाख वाला है वो 20 लाख ही रखना है आपको। 20 इंटू 2 मत कर देना कि 2 एम्प्लॉयर हो गए तो 40 लाख कर दो, ये ध्यान रखने वाली बात नंबर 2। नंबर 3, अगर ग्रेच्युटी का एग्जाम्पशन आप पहले किसी साल ले चुके हो और बाद में फिर आपने नई जगह नौकरी ज्वाइन करी, फिर वापस से आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है और एग्जाम्पशन मिलने वाला है, तो आप अगली बार भी लो। एग्जाम्पशन आप बार बार ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पशन कैलकुलेट करोगे तो 20 लाख रुपीस का जो अमाउंट है उसमें से आप जो ऑलरेडी एग्जाम्पशन पहले ले चुके हैं वो लेस कर देना। तो ये आपको एक ध्यान रखने वाली बात है। 3 छोटी बातें और। अगला रिटायरमेंट बेनिफिट जो हमारे मेनली काम आता था वो था टैक्सेबिलिटी और पेंशन। पेंशन में 2 बातें अपन ने बात करी थी। 2 टाइप की पेंशन है जो सैलरी में टैक्सेबल होती है, एक तो होती है कंप्यूटेड पेंशन और एक होती है अनकम्प्यूटेड पेंशन। अनकम्प्यूटेड पेंशन मतलब होता है महीने के महीने जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जो फुल्ली टैक्सेबल होगी सभी के लिए, इसको आप भूल जाइए, तो फुल्ली टैक्सेबल है। दूसरी होती है कम्प्यूटेड पेंशन, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, अपनी मंथली पेंशन सेक्रीफाइस करके एक मुश्त पैसा ले लेते हैं और वो जो लमसम पैसा आपको मिलता है उसको आप कम्प्यूटेड पेंशन कहते हैं और वो एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 1010 में। कितनी एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। और अदर एम्प्लॉय की अगर अपन बात करें तो अदर एम्प्लॉय के लिए 2 ऑप्शन आपको करने हैं। अदर एम्प्लॉय, अगर अदर एम्प्लॉय ऐसा अदर एम्प्लॉय है जिसको ग्रेच्युटी भी मिला था, अदर एम्प्लॉय एक ऐसा अदर एम्प्लॉय है जिसको ग्रेच्युटी मिला था, तो एग्जम्पशन मिलेगा अमाउंट रिसीव अपॉन परसेंटेज ऑफ पेंशन कंप्यूटेड अपॉन 1 इंटू 1/3। और अगर अदर एम्प्लॉय ऐसा एम्प्लॉय है जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिला था तो एग्जम्पशन है अमाउंट रिसीव अपॉन परसेंटेज ऑफ पेंशन कंप्यूटेड इंटू 1/2। ठीक है, तो डिपेंड करेगा 1/3 या 1/2 क्या करना है आपको। इसके बाद एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इज फुल्ली एग्जाम्ड, ये आपका नोट करने वाली बात थी जो आगे भी काम आएगी। इसके बाद हमारा तीसरा और अंतिम इंपॉर्टेंट जो एक रिटायरमेंट का चीज होती थी वो था लीव एनकैशमेंट। रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट भी हुआ करता था, पर वो दोनों फर्जी हुआ करते हैं, जो उसका हमारा को ज़्यादा एग्जाम में काम नहीं आता है।
इसके बाद हमारे सामने था लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट मतलब क्या होता था, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द सर्विस जो हमें पेड हॉलीडे मिला था उस दिन हमने जो छुट्टी यानी कि छुट्टी लेते तो भी तनख्वाह मिलती और हमने काम करा उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उसको हम लीव एनकैशमेंट कहते हैं, याद करना। तो ये जो लीव एनकैशमेंट होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है और अदर एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। एक्चुअल अमाउंट 3 लाख रुपए, 10 इंटू एवरेज सैलरी और अर्न लीव इंटू एवरेज सैलरी। यहाँ पे आपको जो एवरेज सैलरी का जरूरत पड़ेगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो आपको एवरेज चाहिए वो 10 महीने का एवरेज चाहिए, पर थोड़ा सा फर्क है ऊपर ग्रेचुटी एक नॉट अप्लाई वाले एवरेज और इसमें, कि ग्रेचुटी एक नॉट अप्लाई वाले में जो एवरेज चाहिए वो रिटायरमेंट वाले महीने से पिछले 10 महीने का एवरेज चाहिए और यहाँ पे जो एवरेज चाहिए वो रिटायरमेंट वाले दिन से पिछले 10 महीने का चाहिए। मतलब कि अगर 15 अक्टूबर को रिटायर हो रहे होते तो आपको 15 अक्टूबर तक का 10 महीने का एवरेज चाहिए था। तो ये आपको छोटा सा फर्क करने की जरूरत है यहाँ पे एवरेज सैलरी के अंदर। ये तो 10 महीने की एवरेज चाहिए पर थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है और सैलरी में वही इंक्लूड करना है आपको एचआरए वाला, बेसिक डीए कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, 2 बातें हो गई आपके सामने। इसके बाद आपका अगर तो आपने को मैंने क्या कहा था कि अपन जो तीसरा अमाउंट निकाल रहे हैं उसमें आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज सैलरी लिख रहा हूँ उसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो तीसरा अमाउंट है वो ओवरऑल क्या हो गया। अब देखो आप एवरेज सैलरी मान लीजिए कि आपने कैसे निकालनी है, आपको पहले आप 10 महीने की सैलरी का टोटल करोगे उसको डिवाइड बाय 10 करोगे। तो मान लेते 10 महीने की सैलरी का जो टोटल आया वो 10 लाख आया, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 करा तो 1 लाख आ गया। फिर 1 लाख को वापस आप मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 10 लाख आ जाएगा। तो तीसरे अमाउंट को 10 इंटू एवरेज सैलरी की जगह आप बोल सकते हो कि तीसरा अमाउंट लास्ट 10 महीने की सैलरी का टोटल है। आपकी इच्छा हो तो ये भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इसको एक और नाम अपन ये दे सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बात करी थी अर्न लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकाले। अर्न लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है बेटा जितने समय एम्प्लॉयर ने छुट्टी नहीं ली वो वाला टाइम निकालना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है एम्प्लॉयर को कितने महीने का लीव, कितने टाइम का लीव अवेलेबल हुआ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब जैसे मानते हैं 25 साल नौकरी करी तो 25 सालों में कितना लीव अवेलेबल हुआ, कितना लीव अवेलेबल हुआ वो आपको देखना है। अब जब ये लीव अवेलेबल आप लिखोगे तो वो लीव अवेलेबल कैन नॉट एक्सीड 1 मंथ और 30 डे पर ईयर ऑफ सर्विस। मतलब कि अगर बाई चांस मान लेते हैं आप 25 साल नौकरी कर रहे हैं और एम्प्लॉयर ने आपको 1.5 महीना पर ईयर ऑफ सर्विस का छुट्टी दिया है, तो एम्प्लॉयर 1.5 महीना के हिसाब से देगा तो एज पर एम्प्लॉयर आपको जो लीव अवेलेबल होगा वो 25 इंटू 1.5 होगा, यानी कि 37.5 महीने। पर इनकम टैक्स की नजर में आपका जो लीव अवेलेबल है वो कैन नॉट एक्सीड 1 मंथ है, तो इन दैट केस आपको 25 इंटू एक ही रखना है, वो 25 महीने के लीव अवेलेबल आपको काउंट करना है, यहाँ पे ध्यान रखना। और इसमें से आपको लेस कर देना लीव टेकन, जितने महीने आपने छुट्टियां ले ली वो आपको लेस कर देनी है। जो बचेगा वो अर्न लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉई है, उस अमाउंट को आप एवरेज से मल्टीप्लाई करना, आपका चौथा अमाउंट आ जाएगा। चलिए, इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन अपन ने देखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखना है। अगला टैक्सेबिलिटी बेटा है प्रोविडेंट फंड्स का टैक्सेबिलिटी। तो सैलरी का अगला टैक्सेबिलिटी अपन ने मेनली देखा था प्रोविडेंट फंड कैसे टैक्सेबल होंगे। तो मैंने 3 प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी आपको सैलरी में सिखाई थी। एक थी स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले अगर बात करें स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड की, तो स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के काम का होता है, ये तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा अब इतना। तो स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड में 4 बातें अपन ने हर प्रोविडेंट फंड में दे दी थी। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और लमसम पैसा अगर मिले तो। यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये तो एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगा और उसकी टैक्सेबिलिटी अपन को देखनी है। एम्प्लॉय का जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये उसकी सेविंग्स है और सेविंग्स है तो डिडक्शंस मिलते हैं, वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय ने खुद ने कॉन्ट्रीब्यूट करा एसपीएफ में, वो 80C में डिडक्शन के रूप में उसको जीटीआई में मिल जाएगा। अब आपको पता ही होगा एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्री करा वो उसकी इनकम है पर वो एग्जेम्प्ट इनकम है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एम्प्लॉय की इनकम है पर वो भी एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और लमसम पैसा जो विड्रॉ करेंगे वो भी एग्जेम्प्ट ही होता है, तो ज्यादातर इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। अगला आता था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्री किया है उसका अगेन डिडक्शन मिल जाएगा 80C में जीटीआई में से। एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्री करा है वो सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सैलरी में वही एचआरए वाली सैलरी देखनी है आपको। आरपीएफ का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा, 9.5% की रेट तक का जो इंटरेस्ट है वो आरपीएफ का एग्जेम्प्ट है। और लमसम पैसे में आपको याद हो तो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि अगर कंटिन्यूस ईयर ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस के बाद आप पैसा निकाल रहे हो तब तो पूरा एग्जेम्प्ट है, उसमें तो छोड़ ही देते हैं अपन। और अगर 5 साल की कंटिन्यू सर्विस नहीं है और उससे पहले आप पैसा निकाल रहे हो तो कुछ सिचुएशन में एग्जेम्प्ट है, जैसे कि अगर आपकी तबियत खराब है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस कारण से निकाला। ये एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, ये सारे रीजन मैंने आपको लिखवा रखे हैं, ये सारे रीजन हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इससे याद आया, मैं हाथों हाथ रिलेट कर देता हूँ।
अपन ने टीडीएस में एक सेक्शन 192A पढ़ा, वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो ट्रस्टी होते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के, वो जब आप प्रोविडेंट फंड से आपको पैसा देते हैं तो वो टीडीएस काट के देते हैं। तो वो कब टीडीएस काट के देंगे? जब वो आरपीएफ से निकाला गया पैसा आपके लिए टैक्सेबल हो। ये मैंने आपको 192A में भी बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो पैसा निकाला गया वो एग्जेम्प्ट कब होगा? एग्जेम्प्ट होगा तब तो 192A में टीडीएस भी नहीं कटेगा, ध्यान रखना। और अगर वो आरपीएफ से निकाला गया पैसा टैक्सेबल होगा तो फिर वो 192 में टीडीएस कटता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। चलिए, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें क्या आता था? तो याद करो, एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्री दिया उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एटीसी में। यूआरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो एम्प्लॉय की इनकम है, पर जिस ईयर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उस ईयर वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यूआरपीएफ का जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला अमाउंट है वो लमसम पैसे के समय टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट भी जिस ईयर इंटरेस्ट बनेगा उस ईयर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो यूआरपीएफ की सारी टैक्सेबिलिटी बेटा तब आती थी जब लमसम पैसा आप निकाला करते थे। तो यूआरपीएफ से जो लमसम पैसा आप निकालते थे उसमें दो बातें आपको करनी थी। आपको उस लमसम अमाउंट को दो कैटेगरी में बांटना था, एम्प्लॉयर का कितना है, एम्प्लॉय का कितना है, क्योंकि उसमें जो पैसे आपको मिलेंगे उसमें दो पैसे मिले, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी, सारे पैसे आपको मिले होंगे। अब एम्प्लॉय के जो पैसे मिले उसके दो पार्टीशन करो फिर आप, प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है। जो प्रिंसिपल है उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो आपके लिए। जो इंटरेस्ट आपको मिला, जो आपने यानी कि आपने जो पैसा यूआरपीएफ में जमा कराया था उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपके लिए आईओएस में टैक्सेबल होगा। हेड का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर ने जो पैसा जमा कराया था वो आपकी इनकम है, इसीलिए जितना भी पैसा उसने जमा करा और लमसम पैसे में आपको मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका सैलरी में, और इंटरेस्ट जो मिला वो भी टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। ये सब लमसम वाले साल में। तो याद करो, मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर क्वेश्चन में यूआरपीएफ जमा कराने वाले साल का एडजस्टमेंट आया तो फिर आपको वो एडजस्टमेंट इग्नोर करना है, क्योंकि जमा कराने वाले साल में तो कुछ करना ही नहीं है। पर अगर क्वेश्चन में यूआरपीएफ से विड्रॉ करने वाले साल का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये टैक्सेबिलिटी ध्यान रखनी है, जो कि अभी मैंने आपको समझाई है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड की बात अपन ने करी थी कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1.5 लाख तक साल का। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा तो एटीसी में, जीटीआई में डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, लमसम पैसा भी ज्यादातर इसका एग्जेम्प्ट ही होता है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड की बात अपन ने करी थी। इसमें एक अमेंडमेंट है बेटा, जो अपन अभी लेटर ऑन वीडियोस जो अमेंडमेंट का अपन वापस से बनाएंगे तो उसके अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो और अपना एक बार लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद हमारे सामने लास्ट आता है डिडक्शन अंडर एड सैलरी। ये फाइनल टॉपिक था। तो सैलरी एड में हमें 3 डिडक्शन है जो कि मिलते थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये का, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है पर ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। और कितना मिलता है? 3 में से कम। एक्चुअल अमाउंट 5,000 और 20% ऑफ बेसिक पे है। यहाँ पे बेसिक पे का 20 है, ध्यान रखना। और एक और डिडक्शन हमें मिलता है एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स का। जितना भी एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर उसका 100% हमें डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात थी कि अगर बाय चांस प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय डायरेक्टली पे करता है तो केवल हमें डिडक्शन लेना है, ऊपर इनकम में कुछ नहीं करना है। पर अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो हमें ऊपर इनकम में जोड़ना है, उसके बाद हमें फिर वापस से नीचे लेस भी करना है डिडक्शन निकालते वक्त। तो बेसिकली बेटा ये सारे कानून थे जिसके बेसिस पे आप आसानी से अपनी सैलरी हेड की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन थे सैलरी हेड में। आपको शायद 38-40 क्वेश्चन की शीट मिली थी, उसके बाद हमने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। उनमें से मैं एक आध क्वेश्चन जो अच्छा है वो एक बार आपको करवाता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, सैलरी हेड की जो इनकम आपको निकालनी है उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ सकते हैं। एक तो आपको पहले निकालनी होती है ग्रॉस सैलरी, और इस ग्रॉस सैलरी में से आपको लेने होते हैं डिडक्शन। ये आपकी आती है टैक्सेबल सैलरी। कंप्यूटेशन सीख लेंगे सब जने। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय ने जो भी कमाया है वो सभी का टैक्सेबल अमाउंट जमा है। मतलब कि एम्प्लॉय ने जो बेसिक पे कमाई उसका टैक्सेबल अमाउंट, बोनस का टैक्सेबल अमाउंट, कमीशन का टैक्सेबल अमाउंट, जैसे फुली टैक्सेबल है, जैसे अलाउंसेस के टैक्सेबल अमाउंट, परक्यूसिट्स के टैक्सेबल अमाउंट, रिटायरमेंट बेनिफिट के टैक्सेबल अमाउंट। प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय ने जो भी कमाया है सैलरी हेड में उस सभी का टैक्सेबल अमाउंट की आप टोटल कर लीजिए। वो जो टोटल है उसके ग्रॉस सैलरी कहते हैं। उस ग्रॉस सैलरी में से आपको जो डिडक्शंस मिलने वाले सेक्शन 16 की वो आप घटा दीजिए, जो बचेगा वो आपकी टैक्सेबल सैलरी होती है। ये फॉर्मेट है सीधा सुंदर सा सैलरी हेड की इनकम का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हमारा फाइनल क्वेश्चन जो है 38 वाला वो कर लेते हैं।
वैसा सब बच्चों ने कर रखा है, सबको याद ही होंगे, सॉल्यूशन तक याद हो गए होंगे बसों को तो, पर फिर भी एक बार अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर हनी इज वर्किंग विद अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग ए प्रोडक्शन यूनिट इन द यूएसए फॉर लास्ट 15 years. ही हैज़ बीन रेगुलरली विजिटिंग इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कंपनी प्रोडक्ट। तो बेटा जो हनी है वो यूएसए में काम कर रहा है, 15 सालों से वहाँ पे काम कर रहा है, 15 सालों से वहीं पे काम कर रहा है और रेगुलरली इंडिया आता रहता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, और इंडिया में एटलीस्ट 184 दिन हर ईयर रहता है। अब प्रैक्टिकली बेटा हम सोचें हैं तो अगर हनी हर ईयर 184 दिन इंडिया रहता है तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिक कंडीशन 1 पूरी कर देता है, 182 से ज़्यादा रहता है, और हर साल इतना रहता है, तो इसका मतलब बेटा इसका स्टेटस OR है। पहले हमारा काम है इसका स्टेटस निकाल लिया मैंने, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बंदा है। अब अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट बंदा है तो बेटा फिर इसके लिए चाहे फॉरेन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो, दोनों ही टैक्सेबल है। तो मतलब सैलरी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों ही टैक्सेबल। और आपको पता होना चाहिए कि सैलरी को फॉरेन सैलरी कब कहते हैं, जब वो सैलरी आपको फॉरेन सर्विसेज रेंडर करने के लिए मिले। याद करो 912 913 के दौरान हमने डिस्कस करा था। पर अभी हमें देखो इस क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बंदा OR है हनी, और अगर हनी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इसके लिए दोनों टाइप की सैलरी टैक्सेबल है, चाहे इंडियन हो या फॉरेन हो। अब देखते हैं, इसको सैलरी मिली आउटसाइड इंडिया काम करने के लिए 6 महीने 50,000 रुपये और 6 महीने इंडिया के लिए 50,000 रुपये। अब टेक्निकली बेटा देखा जाए तो जो आउटसाइड इंडिया के लिए सैलरी मिलती है वो फॉरेन इनकम है, और जो इंडिया की सर्विसेज के लिए सैलरी मिलती है वो इंडियन इनकम है। पर ये दोनों ही सैलरी इसके लिए टैक्सेबल है क्योंकि ये OR है। ये क्वेश्चन बेटा तब ज़्यादा खतरनाक हो जाता अगर बाई चांस इसका स्टेटस NR आ जाता। अगर ये नॉन रेसिडेंट होता तो फिर बेटा 50,000 जो आउटसाइड इंडिया वाले हैं वो इसके लिए टैक्सेबल नहीं होते, क्योंकि फॉरेन इनकम नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होती। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर अभी इस क्वेश्चन में आपको पता है कोई दिक्कत आएगी नहीं, सभी चीज़ें टैक्सेबल है क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो आप इंडियन फॉरेन का जजमेंट नहीं भी करो तो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे इसके अलावा इसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है यूएसए में, जिसके लिए कंपनी 15,000 रुपये महीना रेंट देती है, मतलब कि अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल गई। और अकोमोडेशन फैसिलिटी में कौन सा वाला सिचुएशन है, रेंट पेड बाय वाला, तो वैल्यू पर क्यूसिट होगी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। पर जब वो इंडिया आता है तो वो गेस्ट हाउस में रहता है। अब ऑब्वियसली बेटा देखो पहले इंडिया में जब वो आता है तो कंपनी के काम से आता है, और कंपनी के काम से आता है तो वो गेस्ट हाउस में रहता है। ड्यूरिंग द पीरियड he is given free lunch facility. During the previous year company incurred an expenditure of 48,000 on this facility. ठीक है, तो अब इसमें दो बातें आपको मैंने बताई थी। अगर इंडिया में जब वो आता है तो ये खाने की सुविधा इसको एक तो गेस्ट हाउस में रह रहेगा। अब गेस्ट हाउस की जो फैसिलिटी बेटा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि वो ऑफिशियल रीजन से दी गई है। गेस्ट हाउस में रहने की फैसिलिटी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसको साइड कर दीजिए। खाने की सुविधा भी मिली है, 48,000 रुपये का उस पर खर्चा किया गया है। अब इसमें दो बातें होती है, अभी अपन को दिया नहीं है कि ये खाने की फैसिलिटी उसको ऑफिस आवर में मिल रही है कि ऑफिस आवर के बाद मिल रही है, तो मैं दो अजम्पशन दे देता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो खाने की फैसिलिटी मिल रही है इसको आफ्टर ऑफिस आवर मिल रही है, और अगर ये आफ्टर ऑफिस आवर मिल रही है तो बेटा ये फिर तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे 48,000 रुपीज़। अगर आप ये अज्यूम करते हो कि ये जो खाने की फैसिलिटी है ये इसको ड्यूरिंग द ऑफिस आवर मिली है, तो इन दैट केस अगर आप ये अज्यूम करते हो कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर मिली है तो आप मान लेना कि 6 महीने में करीब 150 मील खाई होगी, और 150 मील के हिसाब से 50 रुपये पर मील आप एग्जाम्प्ट भी कर सकते हो, उसमें आप अजम्पशन लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड ए कार ऑफ 2000 cc इन यूएसए which is used by him for both official and private purpose. Actual cost of the car is 8 lakh, but when he is in India the car is used by him and the member of family only for personal purpose. अच्छा, तो इसको कार मिली थी जब ये खुद यूएसए में था, तो उस 6 महीने के दौरान ये कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट चलती थी, पर जब ये इंडिया आ जाया करता था तो ये कार फैमिली मेंबर यूज़ करते थे और केवल प्राइवेट पर्पज में यूज़ करते थे। तो 12 महीने की कार की फैसिलिटी की इनकम निकालनी है, पर 6 महीने पार्टली मानकर निकालनी है, 6 महीने पर्सनल मान के निकालनी है। कार के मंथली एक्सपेंडिचर 5,000 रुपये के थे। हिज एल्डर सन इज स्टडिंग इन इंडिया फॉर विच हिज एम्प्लॉयर स्पेंड 12,000 पर ईयर। तो इसका जो बड़ा बेटा है वो इंडिया में पढ़ता है, जिसके लिए एम्प्लॉयर खर्चा करता है 12,000 रुपये महीना। 12,000 रुपये महीना पूरे टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि जवान जो बेटा है वो यूएसए में पढ़ता है और हॉस्टल में रहता है, जिसके लिए उसको 3,000 रुपये पर मंथ कंबाइंड अलाउंस मिलता है, मतलब एजुकेशन प्लस हॉस्टल का मिलाकर उसको 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है। यहाँ पे भी आपको नोट करने की ज़रूरत है कि ये जो अलाउंस मिल रहा है हॉस्टल और एजुकेशन वाला 3,000 रुपये महीने का, ये यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो जो हॉस्टल वाला और एजुकेशन वाला एग्जाम्पशन है 100 और 300 वाला, वो तभी मिलेगा जब वो इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा होता, ये विदेश के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, इसलिए इसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। द कंपनी हैज टेकन एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी
एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंपनी पेड प्रीमियम ऑफ 5,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम को कंपनी ने भरा है 5,000, वो तो बेटा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्सीडेंट पॉलिसी आपको पता है, मैंने एग्जाम्प्ट करा दी थी आपको पहले ही। और 10,000 रुपये जो है लाइफ इंश्योरेंस के भरे हैं वो इसके लिए इनकम बन जाएगी परक्यूसेट एक प्रकार की। हमें इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है असेसमेंट ईयर 21-22 की। तो एक बार मैं अगर इसको फॉर्मेटली सॉल्व करूँ बेटा, आपको प्रैक्टिस बता देता हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं ये शुरुआत ऐसे लिखूंगा, सिंस हनी वाज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, during PY he is ordinary resident for AY 21-22, hence global income is taxable। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड इनकम इसके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये पहले मैंने लिख दिया। और अब मैं अपना कैलकुलेशन चालू करता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ हनी ऑफ AY 21-22। चलिए, तो अब टैक्सेबल सैलरी निकालनी है तो पहले ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। तो देखते हैं इसने क्या क्या कमाया। मेरे को क्वेश्चन तो याद ही है, अच्छी तरह से मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, इसने बेसिक पे कमाई है। बेसिक पे इसने कमाई है 50,000। अब 6 महीने का ब्रेकअप दिया है, पर हमारे लिए तो पूरे 12 महीने की टैक्सेबल होनी है, 6 लाख रुपए। इसके अलावा जो जो पहले सीधी चीज़ें वो लिख देता हूँ मैं, जैसे हॉस्टल एंड एजुकेशन अलाउंस ऑफ यंगर सन, $3,000 इंटू 12, 36 फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप बोलोगे हॉस्टल और एजुकेशन में तो एग्जाम्पशन है, मैंने अभी बोल ही दिया कि विदेश के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एल्डर चाइल्ड टैक्सेबल 12,000। ठीक है, इसके बाद गेस्ट हाउस फैसिलिटी मिली थी, एग्जेप्ट कर रहा हूँ। लंच फैसिलिटी मिली है, पूरे 48 टैक्सेबल कर रहा हूँ। ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो फैसिलिटी वो आफ्टर ऑफिस आवर मिली, तो 50 पर मील वाला एग्जाम्पशन नहीं ले रहा मैं। इसके बाद है LIC प्रीमियम पेड, ये भी फैसिलिटी है, फुली टैक्सेबल है। LIC प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये है शायद। एक्सीडेंट वाली एग्जेम्प्ट कर देता हूँ। ये तो होगी सीधी सीधी चीज़ें जिसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्टली टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल फटाफट से निकल रहा है। अब इसके बाद बच रहा है मेरे सामने मेनली, एक तो बच रहा है कार फैसिलिटी का एडजस्टमेंट, एक बच रहा है अकोमोडेशन का एडजस्टमेंट। तो मैं पहले कार पे चलता हूँ, तो कार पे चलते हैं। कार फैसिलिटी, अब इसमें 2 केसेस कर रहा हूँ बेटा। एक तो 6 महीने तो पार्टली वाला केस बना रहा हूँ। अब अगर पार्टली यूज़ करी गई होगी तो आपको पता है कार का इंजन साइज देखूंगा मैं अगर, तो इंजन साइज दिया है क्या, 2000 सीसी, 1800 से बड़ी 2400 पर मंथ इनकम हो जाएगी। फिक्स इनकम होती है पार्टली में, तो 2400 इंटू 6, कैलकुलेशन टोटल आप देख लेना, 14,400 आ जाएंगे ये। और एक केवल पर्सनल वाला जो यूज़ हुआ 6 महीने तक, उसके लिए वैल्यू परक्यूसेट होता है बेटा। अगर पर्सनली गाड़ी यूज़ आती है, तीसरी सिचुएशन में आप याद करोगे तो जितना भी पैसा बॉस ने खर्च करा एक तो वो देखना है, प्लस गाड़ी भी यूज़ करने के लिए दी है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% करना है। तो अगर मैं देखूं तो कार की एक्चुअल कॉस्ट है 8 लाख, तो 80,000 का 10%, 8 लाख का 10%, 6 महीने का 40,000 तो एक हो जाएंगे बेटा। मैंने कैलकुलेशन सीधे लिख दी। 8 लाख की कार है, 10% 80,000, उसका 6 महीना 40,000, प्लस खर्चा 5,000 रुपये महीना कर रहा है, तो 6 महीने का 30,000, 40 प्लस 30, 70,000 रुपये की अमाउंट ये आपके सामने आने वाली है 6 महीने की। कार के बाद अगला नंबर मेरे सामने आता है अकोमोडेशन फैसिलिटी, मेरे ख्याल से लास्ट ही है,
तो अकोमोडेशन, वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ पे जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये है कि सब 6 महीने तक ये यूएसए रहता है, फिर ये इंडिया आ जाता है, तो अकोमोडेशन फैसिलिटी इसका मतलब 6 महीने यूज़ करिए क्या उसने? तो बेटा जवाब सुन लीजिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पूरे 12 महीने का वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि अकोमोडेशन फैसिलिटी पूरे 12 महीने उसने यूज़ करी, क्योंकि वो 6 महीने के लिए परिवार के साथ नहीं यहाँ पे आता है, वो परिवार वहीं पे है। तो अकोमोडेशन इज यूज बाय द फैमिली फॉर 6 मंथ, तो अल्टीमेटली अकोमोडेशन फैसिलिटी पूरे 12 महीने यूज़ हो रही है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ परक्यूसेट पूरे 12 महीने का ही निकालेंगे अपन। तो अकोमोडेशन फैसिलिटी 12 मंथ का अगर अपन कैलकुलेट करें इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो कि है शायद 15,000 रुपये महीना, 1,80,000। और दूसरा होता है बेटा 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का 15% सैलरी में मैं क्या क्या जोड़ूंगा? बेसिक पे, कंडीशनल डीए। तो देखता हूँ यहाँ पे, देखो बेटा सैलरी के अंदर मैं क्या क्या जोड़ूंगा। एक तो मैं बेसिक पे जोड़ूंगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अकोमोडेशन की सैलरी में ये जोड़ रहा हूँ मैं, ये अलाउंस जोड़ूंगा। इसके अलावा बेटा कुछ भी चीज़ें आप देख लो, कुछ भी जुड़ने वाली नहीं है इसमें से, आराम से आप चेक कर लेना। तो 6,36,000 का 15% कर लूँगा, जो कि आ जाएगा 95,400। दोनों में से कम हो जाएंगे 95,400, ये वैल्यू आ गई 95,400। तो सभी चीज़ों की कैलकुलेशन हो चुकी है, सबकी टोटल कर लेंगे। ये आ गई ग्रॉस सैलरी 885800 माइनस डिडक्शंस। डिडक्शंस 3 मिलते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड तो लेना ही है, भूलना ही नहीं इसको, तो 50,000 तो मिलना ही है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स है नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस है नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर आ चुका है टैक्सेबल सैलरी इज 8,35,000। आंसर लिखने का तरीका मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, आपको मैंने आंसर शीट भी दे दी है, सजेस्टेड आंसर की मैंने बच्चे के आंसर की कॉपी भी आपके साथ शेयर कर रखी है, तो आंसर लिखने के तरीके पे मैं बार बार बात नहीं करने वाला। तो ये आपके सामने का क्वेश्चन है, तो सिंपल हेड है, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस अपन ने करी हुई है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का रिवीजन कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।